Hello friends, welcome to XIS monthly current affair magazine classes from our very own current affair magazine, that is Current Express, which is going to be your one-stop solution for current affairs. And as you know, we have covered all the major sources, so you don't need to be scared about the FOMO, or you don't need to be scared of missing anything that is important. And we have already covered one lecture from November. This is going to be our second lecture. So without wasting our time, let's start our lecture. सी लास्ट क्लास में वी हैव डन टिल दी बीटा ट्राइपॉड, तो अभी हम लोग फिर से चीजों को करेंगे एंड वी आर गोइंग टू रीड एवरीथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट. बहुत रेपिटेशन फिर से होने वाली है, तो विल नॉट वेस्ट आवर टाइम देयर. विल बी completing things in a speedy manner without compromising with the important basic facts. ठीक है, तो वो बताऊंगी जहां आपको पता ही, अब तो आप लोग इतने दिनों से पढ़ रहे हो, जहां जो इंपॉर्टेंट होता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस पर ज्यादा एम्फेसिस डालते हैं. तो वीपो पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. इंडिया का रैंक 6 है, ये नहीं देखेंगे. हम देखेंगे यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल. तो ये किस चीज के लिए है? पहली चीज तो ये जान लो, ये यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल इंडियन ग्रिड्स के लिए है. तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल किसका है. ग्रिड क्या होती है? वही जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से निकलता है. तो किसने अप्रूव किया होगा? ऑफ कोर्स सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने किया होगा. नेक्स्ट वी हैव कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. कॉर्पोरेट सारे तो प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं, राइट? उनको तो क्या, उनको तो छोड़ दिया जाए तो ये लोग क्या करेंगे? सिर्फ पैसा 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 करेंगे. तो इसी के लिए उन लोगों को इंडियन गवर्नमेंट बोलती है आपको सीएसआर मेंटेन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सीएसआर फ्रेमवर्क, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसके अंदर ये लोग टारगेट करते हैं सोसाइटल, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. तो देख रहे हो, तीनों तरह की डेवलपमेंट को इन लोगों ने क्या किया है. सॉरी फॉर द माइक डिस्टर्बेंस. इन सबको कवर किया है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनीज को अकॉर्डिंग टू देयर नेट वर्थ एंड अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर टर्नओवर देयर कंपनी इज जनरेटिंग, 2% प्रॉफिट अपना सीएसआर में डालना पड़ता है. अब ये भी होगा कि अगर कोई कंपनी नहीं पूरी करती है सीएसआर की रिक्वायरमेंट, तो उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं तो फाइन तो जरूरी भरना पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट वी है फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी. तो आपसे हमने पहले भी बात की थी कि अगर हम लोग अपने जितने एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज है इंडिया में, सर्विसेज क्या, एम्प्लॉयमेंट जो भी चल रहा है, अगर उसको हम लोग फॉर्मलाइज कर देते, इनफॉर्मल सेक्टर की जगह सबको फॉर्मलाइज करते, तो फायदा क्या होगा कि जो भी वहां पे वर्कर होंगे उनको सोशल बेनिफिट्स मिलेंगी. सोशल बेनिफिट्स के बारे में क्या, जैसे इंश्योरेंस वगैरह, जो कि एक फॉर्मल इसमें मिलती है. नेक्स्ट वी है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव. इस पे हम बात कर चुके हैं. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर. देखो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किस चीज के लिए? तो रेलवे के लिए है. पहली चीज तो ये जान लो. इनहांस क्या करता है? इट एनहांसेस द एफिशिएंसी ऑफ रेल फ्रेट. देन व्हाट विल बी द ultimate outcome? That will be contribution to the GDP growth and improved infrastructure. यहाँ से आप देख सकते हो व्हाट इज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर. ये रेल ट्रैक्स को स्पेशलाइज करता है सो दैट कैपेसिटी बढ़े और टाइम कम लगे. और इसके ऑपरेशनल कॉरिडोर्स दो हैं. एक ईस्टर्न है जो लुधियाना से डांकुनी जाता है, और वेस्टर्न है दादरी से जेएनपीटी. और फायदा क्या होगा फ्रेट कॉरिडोर अगर हम उसको डेवलप करेंगे? तो आपको पता होगा इंडिया में जो मेजर पोर्ट हमारा ट्रेड होता है ना, वो पोर्ट से होता है. ठीक है, वाया सी, मतलब वाटर रूट के थ्रू होता है. लेकिन क्या सिर्फ जो है पोर्ट से, पोर्ट में आगे आपका जो भी प्रोडक्ट है उससे फायदा होगा? नहीं. यू नीड समथिंग टू कनेक्ट दीज थिंग्स. पोर्ट से जो भी आएगा तो कनेक्टिविटी चाहिए होगी. तो कनेक्टिविटी को एनहांस करने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर. तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, लॉजिस्टिक का भी पैसा कम लगेगा. देन वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सीरीज, जो इंटरनेशनल सोलर लाइंस ने ही रिलीज की होगी, बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है. इसने सोलर ग्रोथ के बारे में बात की है और बात भी की है कि हमारे इंडिया में कितना ग्रोथ हुआ है. तो वी नो आईएसए का ओरिजिन आप तो इतनी बारी पढ़ चुके हैं. इंडिया और फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया था COP21 में 2015 के टाइम पे. चाइना जो है ना, वो जब भी कुछ करता है ना, वो बहुत बड़ा करता है. ठीक है, तो एक चाइना जो है वो बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी चीजें कर रहा है, जैसे कि ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट को भी लीड कर रहा है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, चैलेंजेस आ रही हैं उसको एमिशन रिडक्शन को बैलेंस करने में और फॉसिल फ्यूल के रिलायंस में. चाइना इज जस्ट लाइक इंडिया. इवन इट क्लेम्स दैट इट इज नॉट, it is a very huge economy or what not, but still China is a very huge economy. यहाँ पे emissions होते हैं. ठीक है, तो चाइना का भी फॉसिल फ्यूल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है. अपने इंडिया का जैसे कोयले पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, वैसे ही उनका भी है. पर ये क्या कर रहे हैं?
ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में भी घुस रहे हैं, तो दोनों को बैलेंस करने में दिक्कत हो रही, इसी को बोल रहे हैं एमिशन पैराडॉक्स। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के ग्रोथ होने के बावजूद भी चाइना अभी भी 50% इलेक्ट्रिसिटी कोल से ही जनरेट कर रहा है। मतलब आप वहां भी ग्रो कर रहे हो, आप यहाँ भी ग्रो कर रहे हो, तो दिस इज एमिशन पैराडॉक्स। ये टर्म ही आपसे एज इट इज क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो आईएमएफ का जो है, यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि आईएमएफ एक रिपोर्ट रिलीज करता है, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, और यहाँ पे ये बेसिकली डेवलपमेंट देखता है इकोनॉमीज का कि क्या चल रहा है, पॉवर्टी वगैरह सबको जो है स्टडी करता है। देन वी हैव पैराडॉक्स ऑफ स्टैग्नेंट रूरल वेजेस। फिर वही पैराडॉक्स आ जाता है, ये भी सेम। पैराडॉक्स का मतलब ही होता है ना, पैराडॉक्स टर्म का मतलब ही होता है कि समथिंग दैट यू कैन नॉट एक्सप्लेन, एक तरह से अनएक्सप्लेनेबल चीज है ये, ठीक है। यू कैन नॉट एक्सप्लेन, पैराडॉक्स हो गया यार, समझ नहीं आ रही कैसे हो गया। तो वी हैव पैराडॉक्स रिलेटेड टू रूरल। इसमें क्या है कि इंडिया की इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है 4.6% से, लेकिन जो रूरल वेजेस है, जो गांव देहात में लोग हैं, जो उनको पैसे मिल रहे हैं, दैट इज स्टिल स्टैग्नेंट। जितना पहले मिल रहा था अभी भी मिल रहा था, तो किस तरह की ग्रोथ हो रही है? इसको आप अपने मेंस के आंसर में अगर इस तरह का टर्म एज इट इज डाल दो ना कि स्टैग्नेंट रूरल, पैराडॉक्स ऑफ स्टैग्नेंट रूरल वेजेस, बहुत अच्छे आंसर्स हो जाएंगे। और प्री में तो आंसर सामने ही होता है। इफ यू नो अ टाइनी बिट थिंग अबाउट द whatever question they are asking ना, it's very easy to eliminate and to mark the right answer। आपको कोल इंडिया लिमिटेड पता है, हमने फाउंडेशन डे इसका भी 50th मनाया है। ये जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, तभी तो हम लोग इतना ज्यादा कोल एमिशन करते हैं। और ये भी हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको सब बताया था, महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना, तो ये महारत्ना बन चुकी है। आरबीआई का रिपैट्रिएशन ऑफ गोल्ड। तो देखो आरबीआई ने 102 टन गोल्ड को रिपैट्रिएट किया है इंग्लैंड और बीआईएस से, ठीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बीआईएस से। ओके, तो इसको देखते हैं। वेट, हाँ देखो, रिपैट्रिएशन का मतलब होता है ना, कोई चीज जो हमारी थी वो कहीं और थी, उसको हम वापस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। वो ना आ अब लौट चले मूवी, तो वैसा ही है, आ अब लौट चले, तो अब लौट के चलते हैं अपने गोल्ड के साथ, जो गोल्ड हमारा ही था ऑफ कोर्स। तो वैसा ही रिपैट्रिएशन वाली चीज है। ओके, इफ यू अंडरस्टैंड हिंदी इट विल बी वेरी इजी। आ अब लौट चले, तो बेसिकली आरबीआई ने हमारा 102 टन गोल्ड इंग्लैंड के बैंक से और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है वहां से लेकर आए हैं, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल रहा है हमारा गोल्ड दूसरे दूसरे बैंक्स में भी पड़ा हुआ था, जिसकी हमें अभी इतनी जरूरत है। तो ये आपको बता दूं, इंडिया के पास अभी इस पॉइंट पे 854 मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड है, और ये गोल्ड जो है उसमें 510.46 डोमेस्टिकली अभी 2024 तक अवेलेबल था। तो हमें वापस चाहिए। गोल्ड से क्या फायदा होगा? अगर हम रिपैट्रिएट करा देंगे तो जियोपॉलिटिकल रिस्क से बच सकते हैं। हमारा ही था, हमने वहां रखा था, अभी वापस बुला लिया। देन इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। देखो, हेड ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी मिले और उन लोगों ने कुछ चैलेंजेस डिस्कस की। तो इंडिया में कौन ये सारी चीजें देखता है? तो IRDAI बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 1999 में जो है सेटअप हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो हम लोगों को इंश्योरेंस को भी तो कोई मैनेज करने के लिए होना चाहिए, इसके लिए बॉडी है। स्टेट ऑफ रूरल इकोनॉमी इन इंडिया, वी डोंट नीड टू रीड अबाउट इट, मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है मिनरल क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, किससे? IEA ऑर्गेनाइजेशन जो है, एनर्जी एसोसिएशन के साथ हमने इसको, एजेंसी सॉरी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ हमने जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी। और क्रिटिकल मिनरल्स पे बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था कि क्या क्रिटिकल मिनरल्स हैं, क्या रोल है उसका, कौन सी बॉडी देख सकती है। सो डू रिवाइज दोस थिंग्स, है ना। स्टार्टिंग के जो मैंने आपको पहले बताया, जून जुलाई अगस्त सितंबर वाले मैगजीन्स अच्छे से पढ़ लो, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। तो अभी चीजें रिलेटिवली ईजी हो जाएंगी, क्विक हो जाएंगी। आपके एग्जाम्स नजदीक है, आई नो, रिविजन करना बहुत जरूरी, सो वील फिनिश इट ऑन टाइम, डोंट वरी। कोकिंग कोल, मैंने आपको, जब मैं आपको स्टील बता रही थी तो मैंने कहा था स्टील जब भी मैन्युफैक्चर होता है, तो मैंने आपको टेबल भी दिखाया था कि कोकिंग कोल की बहुत जरूरत होती है। तो नीति आयोग ने क्या रेकमेंड किया, कोकिंग कोल को हम क्रिटिकल मिनरल के लिस्ट में दे देते हैं ताकि इंपोर्ट उसका घट जाए। बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो हम पे बर्डन पड़ेगा। तो हम सबसे ज्यादा कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? तो पहली चीज जान लो, इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर है, इनफैक्ट लार्जेस्ट इंपोर्टर है कोकिंग कोल का। और कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? ऑस्ट्रेलिया, रशिया और मोजाम्बिक से करते हैं। तो ये चीज ओवर रिलायंस है। अब
आपको पता ही है रशिया में ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। आपको लग रहा होगा मोजाम्बिक में क्या चल रहा है, वी डोंट इवन, यू गाइस डोंट इवन नो। बहुत सारी चीजें ना पॉपुलर मीडिया में नहीं दिखती है। अगर आप आईआर से, अगर आप कहीं और सोर्सेज से भी पढ़ते हो, आप जैसे कि न्यूज़पेपर बेस्ट सोर्स है। जो ये मीडिया पे चीजें आती हैं, ये जो बड़े बड़े फेमस न्यूज चैनल और उनसे ज्यादा न्यूज़पेपर्स आर बेस्ट। तो अगर आप ट्रिब्यून ऐसे न्यूज़पेपर्स पढ़ते होगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो रवांडा कंट्री है और आपकी डीआरसी है, इन दोनों में बहुत मेजर इश्यूज चल रहे हैं। रवांडा अपनी डीआरसी रवांडा से 100 टाइम्स बड़ी होगी कम से कम, और रवांडा जो है उस पर पूरी तरह से अटैक कर रहा है। इनफैक्ट उस पर उसने भी एस्केलेट कर दिया, जैसे रशिया यूक्रेन इन्वेजन जैसा कर दिया है। तो वहां मोजाम्बिक भी इन्वॉल्व हो गई है कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि सब आसपास कंट्रीज हैं। तो यानी कि मोजाम्बिक में भी कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटी चल रही है। ये आप ना इसको प्लीज रीड करना, ये रवांडा डीआरसी वाली चीज, इट्स वेरी मच फ्रेश, और मुझे लगता है यूपीएससी कैन आस्क द क्वेश्चंस रिलेटेड टू आईआर फ्रॉम दिस इशू, ठीक है। फिर है हमारा एक्सेस टू मेडिसिन इंडेक्स रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है उसको रिलीज की है किसने, एक फाउंडेशन ने रिलीज की है, देखने के लिए कि जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनके अंदर एक्सेस कम है इन मेडिसिन का। क्यों? क्योंकि आर&डी अच्छा नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो बहुत जरूरी है डिजीजेस के लिए, जैसे मलेरिया और टीबी। आपको मैंने बताया था नॉट नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस के बारे में। ये यहाँ पे क्यों होते हैं गरीब देशों में? क्योंकि आर&डी अच्छा नहीं है। देन रीथिंकिंग न्यू पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी, तो आंध्र प्रदेश के बारे में बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था कि जो साउथ की स्टेट्स है ना, उनका फर्टिलिटी रेट घट रहा है। उन लोगों ने तो बहुत अच्छे हम दो हमारे दो से हम एक, हम दो हमारे एक, ऐसा सिचुएशन ले आए। इससे क्या हुआ, टोटल फर्टिलिटी रेट ही गिर गई, 2 से भी नीचे हो गया। दो को जो है वो रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे चला गया। अभी रिप्लेसमेंट रेट से नीचे चला गया तो वहां जो साउथ की कंट्रीज है उनका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, एजिंग हो जाएगा। और एजिंग पॉपुलेशन कभी भी अच्छी नहीं होती, वही पॉपुलेशन अच्छी होती है जो यंग होती है, क्योंकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर सके। तो इसलिए वो लोग अपनी पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी को रीथिंक करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इंडियाज ट्रांजिशन टुवर्ड्स वर्क, ये तो हम बात कर ही चुके हैं, लेट्स नॉट डिस्कस दिस। देन लेट्स टॉक अबाउट धूधमारास विलेज। ये जो धूधमारास विलेज है ना, ये इसका पहले लोकेशन देखो, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसको यूएन ने बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी यूएन इस तरह की किसी चीज के लिए हमारे किसी भी जगह को सिलेक्ट करता है, इट बिकम्स ऑटोमेटिकली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी लोकेशन देख लो, तो ये जो है ना कांगेर वैली नेशनल पार्क में लोकेटेड है। दैट्स व्हाई इट विल बिकम अ बेस्ट टूरिज्म हब। व्हाई? बिकॉज देयर विल बी हाई रिच बायोडाइवर्सिटी एंड देयर विल बी पोटेंशियल फॉर इको टूरिज्म। याद रखो, जब भी आंसर्स लिखो ना, तो टूरिज्म में क्या करो, इको वर्ड डाल दो। इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। आपको लग रहा होगा कि क्या ये टूरिज्म लिखूं, इको टूरिज्म, बट दिस शोज दैट यू आर फोकस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। आप सोचते हो इकोलॉजी के बारे में, राइट, ठीक है। ये जो होम है, इनका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे आपको धुरवा ट्राइब मिलेगी। तो या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धुरवा ट्राइब रिसेंटली शोन इन न्यूज बिलोंग्स टू विच स्टेट? इट बिलोंग्स टू छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे ट्राइबल कल्चर और होम स्टेज में रहने का मौका मिलेगा, तो यू विल बिकम क्लोजर टू द ट्राइबल कल्चर। नेक्स्ट वी हैव इन्वायरमेंट, ठीक है। एज यू नो कि आप यहाँ से अपने कीवर्ड्स पढ़ सकते हो, बट वट एवर इज नेसेसरी आई लेट यू नो। स्टार्ट करते नीलगिरी तार से। देखो, नीलगिरी तार बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसी है और ये ना कई बार एग्जाम्स में भी आ रखा है, और नीलगिरी तार की इंपॉर्टेंस कभी घटने नहीं वाली। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज इट्स इंडेमिक। इंडेमिक का मतलब होता है यूनिक। ये आपको यहीं पे उगता दिखे, यहीं पे उगता बोल रही हूँ, यहीं पे आपको सर्वाइव करते दिखेगा। ये इसकी यूनिक हैबिटेट है, यहीं पे मिलता है। तो नीलगिरी तार आपको सदर्न वेस्टर्न घाट में मिलता है। इसका आईयूसीएन स्टेटस वेरी इंपॉर्टेंट, इंडेंजर्ड है, और ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। ये जो है ना, इनको माउंटेन मोनार्क्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखो, ये ऐसे दिखते, क्योंकि इनके पास ना बहुत ही अमेजिंग क्लाइंबिंग स्किल्स होती है। नीलगिरी वाला रीजन क्या है, हिली रीजन है ना वेस्टर्न घाट का, तो ये वहां पे आपको चढ़ जाएंगे, ऐसे ऐसे चढ़ जाएंगे, इतनी स्किल्स होती है, यहाँ ऊपर ऊपर तक चढ़ जाएंगे। ये आपको कौन से नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं? तो एराविकुलम, आई एम सो सॉरी इफ आई बुचर द टर्म, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एराविकुलम नेशनल पार्क होता है ना अलग अलग रीजन्स के हिसाब से। सो माई साउथ इंडियन फ्रेंड्स, प्लीज डोंट बी मैड एट मी। उसके बाद हमने ना ये, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है और इंडेंजर्ड है, तो प्रोजेक्ट नीलगिरी तार लॉन्च किया था हमने 22-27 में, जिसमें री इंट्रोड्यूस करने वाले थे स्पीसीज को हिस्टोरिक हैबिटेट्स में, मतलब जहां वो पाए जाते, ताकि अवेयरनेस भी बढ़े। उसी को लेकर पहला सिंक्रोनाइज सेंसस हुआ है इन नीलगिरी तार का। सेंसस होगा तो क्या, इनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा, और ये कंक्लूड भी हो गया अप्रैल 2024 में। और ये कहाँ पे हुआ? तो एराविकुलम नेशनल पार्क केरला में हुआ।
तो फिर इससे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, एराविकुलम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेस्टर्न घाट वापस से फोर फ्रंट में आ जाता है, एंड देन फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस खुद भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन वी हैव मीथेन। मीथेन पे तो हम कई बार बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया आप लोग के लिए फैक्ट्स, तो आप पढ़ लेना, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू रेप्लिकेट दीज थिंग्स बिकॉज ये हमारा टाइम खाएगा। बस यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंडिया थर्ड जो है मीथेन ग्लोबल मीथेन प्लेज का पार्ट नहीं है, ठीक है, जबकि हम मीथेन को लेकर बहुत सारा काम करें, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एमिटर भी है, स्टिल वी आर नॉट पार्ट ऑफ ग्लोबल मीथेन प्लेज, देयर आर रीजंस फॉर इट। फिर है कोस्टल रेगुलेशन जोन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने अप्रूव किया कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान 10 डिस्ट्रिक्ट में केरला के, ठीक है। इसमें इसको कमेटी कौन रिव्यू कर रही है, तो इसकी जो कमेटी है उसका नाम है शैलेश नायक कमेटी। इसने रिव्यू किया था कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के जो भी रेगुलेशन है 2014 में। तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि शैलेश नायक कमेटी वॉज वेरी मच प्रोमिनेंट इन विच फील्ड, तो कह सकते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन के लिए। कोस्टल रेगुलेशन जोन होते क्या है, ये कोस्टल लैंड होता है जो 500 मीटर तक होता है हाई टाइड लाइन के, और 100 मीटर तक होता है अलोंग द टाइडल वाटर बॉडीज। तो यहाँ पे ये 500 मीटर 100 मीटर याद रखना पड़ेगा। क्यों हम लोग किसी जोन को कोस्टल रेगुलेशन जोन बोलते हैं, ताकि हम वहां की एरिया के कोस्टल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके और वहां की लिवलीहुड को भी प्रोटेक्ट कर सके। तो 4 जोन्स होते हैं। जोन 1 इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, 2 डेवलप्ड एरियाज है, 3 अनडिस्टर्ब्ड एरिया, और 4th आपका टेरिटोरियल वाटर्स है। यहाँ से आप देख सकते हो किस तरह से हमारा कोस्टल रेगुलेशन जोन है। अगर आप कोस्टल रेगुलेशन जोन के एरिया के पास हो, तो 1 के पास हो, तो आप कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, पर एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो। इसको एडमिनिस्टर कौन करेगा, तो वेरी मच ऑब्वियस कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करेगी। ग्लेशियर लेक्स, तो सेंट्रल वाटर कमीशन ने एक रिपोर्ट दी कि 10.8% इंक्रीज देखा गया है ग्लेशियर लेक्स में इन हिमालयन रीजन फ्रॉम 2011 टू 2024। ये ग्लेशियर लेक्स कहाँ बनते हैं ना, तो डिप्रेशन में, यानी कि गड्ढे में, जहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं ना वहां के गड्ढे में बनते हैं ये। और इनका टाइप्स है ग्लेशियर लेक का, एक मोरेन डैम, आइस डैम्ड एंड इरोजन डैम्ड। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मोरेन डैम्ड, आइस डैम्ड एंड इरोजन डैम्ड ज्योग्राफिकल फीचर्स आर पेक्यूलियर टू विच ज्योग्राफिकल फीचर। ये आपको दे देंगे ग्लेशियर रिवर्स, ग्लेशियर लेक्स, ऑप्शन ए में दे देंगे ग्लेशियर रिवर्स, बी में दे देंगे ग्लेशियर लेक्स, ठीक है, सी में आपको दे देंगे ये मोरेन दे देंगे, ठीक है, ऐसे करके मोर दे देंगे, या फिर डी में दे देंगे अवलांचेस, ऐसा कुछ भी ऑप्शन बना देंगे। तो वी शुड बी रेडी अबाउट फॉर दिस क्वेश्चंस कि हाँ इस तरह से एमसीक्यू की तरह सोचना है। प्री है ना, मेंस होता तो दूसरी तरह से बताती आपको, राइट। ये देखो ये कितना सुंदर है ग्लेशियर लेक। नेक्स्ट वी हैव सेंट्रल वाटर कमीशन। ये सेंट्रल वाटर कमीशन ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है फ्लड वॉच ऐप। ये लॉन्च करे, ये क्या बताएगा, तो रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट बताएगा अप टू 7 डेज, 1 वीक तक बता देगा कि फ्लड आने वाला है। तो ये इसको स्टैब्लिश किसने किया था, तो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट ने किया था। ये सेंट्रल वाटर कमीशन की बात हो रही है। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, तो बहुत ही ऑब्वियस है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। देन टर्टल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, देखो वर्ल्ड का पहला, ओनली है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, वर्ल्ड का इकलौता टर्टल सैंक्चुरी हमने गंगा रिवर पे बनाया है वाराणसी यूपी में, जो कि सारनाथ के पास है, ठीक है। ये पहला टर्टल सैंक्चुरी होगा। और गैंगेटिक डॉल्फिन तो आपको पता ही है कि यहाँ गंगा में पाई ही जाती हैं। ये टर्टल हैचलिंग्स को लाया गया, उनको रियर किया गया, मतलब उनको बढ़ाया गया उनका नंबर, और फिर रिवर में जो है रिलीज कर दिया गया। क्यों, ताकि वो हेल्प कर सके रिमूव करने में हाफ बर्न कॉर्पसेस को एज पर हिंदू ट्रेडिशन। आपको पता है कि वाराणसी में लोग तृप्ति पाने के लिए आते हैं। दोज हु आर नॉट अवेयर, वाराणसी में ना बोला जाता है कि अगर यहाँ पे कोई अपने जो लव्ड वंस हैं उनकी क्रिमेशन करते हैं, क्रिमेशन तो क्या ही है, उनको फ्यूनरल उनका करते हैं, राइट वर्ड वुड बी फ्यूनरल। और वहां पे उनको क्या करते हैं, जब उनकी आगजनी होती है, जब उनको बर्न कर दिया जाता है, तो जो आधे जले हुए जो डेड बॉडीज रहते हैं वो पानी में डाल दिए जाते हैं, रिवर में बहा दिया जाता है। उससे क्या होता है ना कि ये रिवर को तो पोल्यूट कर रहा है, बट दिस इज रिलेटेड टू आवर कल्चर ऑल्सो। तो हम इसके लिए मॉडर्न प्रॉब्लम से रिक्वायर मॉडर्न सोल्यूशन। तो हम टर्टल हैचलिंग को यूज करेंगे ना, तो वो टर्टल उसको रिमूव करने में मदद करेगा, ठीक है। ये वाली सैंक्चुरी में आपको टर्टल तो मिलेगी ही, उसके अलावा आपको गैंगेटिक डॉल्फिन भी मिलेंगे जिनका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, और कुछ मछलियों की स्पीसी जैसे रेहू, टेंगड़ा और भाकुर भी मिलेंगे। फिर है मारखोर, ठीक है। मारखोर जो है उसके लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डिक्लेयर किया 24 मई को एज इंटरनेशनल डे ऑफ द मारखोर,
ठीक है, मारखोर है क्या? तो मारखोर एक गोट है, लार्जेस्ट वाइल्ड स्पीसी है गोट की, जो आपको कहाँ मिलेगी? साउथ और सेंट्रल एशिया में मिलेगी। आपको ये इंडिया में भी दिखेगी, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में दिख जाएंगे, पाकिस्तान में दिखेंगे। देखो कितना मजेस्टिक दिख रहा है ये मारखोर, है ना। ये गोट आपको कहीं पे यहाँ तो दिखेगा नहीं, यूपी बिहार दिल्ली के साइड में तो आपको नहीं दिखने वाला ये गोट। ये गोट आपको तब भी दिखेगा जब जम्मू कश्मीर जाओ, ऐसा गोट तो ऐसे भी कभी नहीं दिख सकता इधर। IUCN स्टेटस इसका नियर थ्रेटेड है, ठीक है, मतलब इट इज समवॉट इन अ रिस्क, और इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में भी रखा गया है, और इसको नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान भी बोलते हैं, और वहां पे इसको स्क्रू हॉर्न गोट भी बोलते हैं। देख रहे हो किस तरह से स्क्रू की तरह इनकी जो है वो हॉर्न है, इसलिए इसको स्क्रू हॉर्न गोट भी बोलते हैं या मारखोर भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है हमें। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, आपको पता होगा कि जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल है 1989, उसके अंदर जितने भी व्हीकल ओनर्स हैं उनके पास ये PUC सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं जो हूँ ना वो पहले मेरा जो रीजन है जहाँ से मैं आती हूँ, दैट इज बिहार, राइट। तो मैं मेरे डैडी की पोस्टिंग की वजह से हम किशनगंज वाले रीजन में रहते थे, और वहां से ना हमारे सिलीगुड़ी आना बहुत जाना बहुत रहता था, और सिलीगुड़ी फॉल्स इन वेस्ट बंगाल रीजन। तो हमारा बहुत पसंद था वो, मुझे अभी भी बहुत पसंद है वो जगह। तो हम लोग जाते थे, तो हम लोग कार से ही जाया करते थे, डैडी लव टू ड्राइव। तो क्या होता था ना, कई बार जब हम स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम गए थे तो हमें वहां की पुलिस ने रोक दिया। आई वॉज वेरी यंग, तो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों रोका, और फिर हम लोगों को क्या बोला गया, PUC ला के दो। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, इट वाज अराउंड 2008-9 के टाइम की बात है। अभी तो पीपल आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस पोल्यूशन और ये सब, उस टाइम नहीं पता था लोगों को, तो 8-9 की बात थी। तो उन लोगों ने बोला PUC होना चाहिए। फिर मैं ऐसे हो गए, PUC क्या होता है? देन वी गॉट टू नो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, जो आपको अपनी गाड़ी के लिए, जब आपकी गाड़ी की जांच होगी और देखा जाएगा कि आपकी गाड़ी से जो एमिशंस निकल रहे हैं वो लिमिट में निकल रहे हैं कि नहीं, ये हर गाड़ी, हर न्यू व्हीकल को अपने लेने के फर्स्ट ईयर में लेना पड़ेगा, और ये 1 ईयर के लिए वैलिड होगा। तो इसीलिए जब हम वहां रुके थे, तो बिकॉज माई फादर वॉज इन सर्विस एंड दे टॉक्ड एंड दे टोल्ड अस कि जाइए लेकर आइए, देन वी लेट यू पास। तो हमने किया, बिकॉज वी वर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तब समझ आया कि हाँ, ये पर ईयर ये होता है, क्या होता है, एक्सपायर होता है। क्यों पर ईयर? तो सोच के देखो, पर ईयर एक्सपायर होना जरूरी है, क्योंकि वरना कोई एक बार लेकर घूमता रहेगा कि नहीं अभी भी मेरी गाड़ी अच्छी है, तो पर ईयर एक्सपायर होता है। आप इसको कहाँ से ले सकते हो? तो गवर्नमेंट ऑथराइज सेंटर्स होते हैं, हमें भी मिले थे और वहीं से हमने लिया था। देन सैंड माइनिंग, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने मैंडेट किया कंसेंट फ्रॉम द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर रिवर सैंड माइनिंग। देखो रिवर जो होती है ना, उसके आसपास सैंड होती है, तो उसकी माइनिंग के लिए ना आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। कहाँ से? तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। सैंड इज अ माइनर मिनरल, किसके अंदर? तो ये आपका आता है MMDR एक्ट, जो उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। सैंड्स आपको कहाँ का मिलेगी? वी ऑल नो। एक होता है मैन्युफैक्चर्ड सैंड। क्या बोला जा रहा है कि अगर आप सैंड को माइनिंग कर रहे हो तो उसकी जगह मैन्युफैक्चर्ड सैंड लगाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप सैंड को हटा दोगे ना, तो वो जो रिवर है उसका कोर्स चेंज हो जाएगा, और कोर्स चेंज हो गए तो फ्लडिंग हो सकती है, वहां की स्पीसीज को खतरा हो सकता है। और सेकंड मोस्ट एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्स है सैंड। रणथंभौर नेशनल पार्क, वी ऑल नो, राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पे आपको सवाई मानसिंह सैंक्चुरी भी दिखेगी और केला देवी सैंक्चुरी भी दिखेगी। ये फेमस है अपने बंगाल टाइगर्स के लिए और बाकी फौना के लिए, जिसके लेपर्ड, नीलगाय और चीतल के लिए। नेक्स्ट वी हैव, ये ऑफ कोर्स एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट रणथंभौर की ये है, जो मिस आउट बिल्कुल नहीं करनी है, कि ये अरावली और विंध्या रेंज जंग हिल्स जो है ना, उसके जंक्शन पे मिलती है। ओके, ये देखो इस वाले मैप से दिखेगा, ये आपका अरावली रेंज है, ठीक है, इधर आ रहा है। ये आपका विंध्या इधर से निकल के आ रहा है, विंध्या। इन दोनों का जंक्शन होगा कहीं पे, ये राजस्थान है। तो जहां पे इन दोनों का जंक्शन होता है ना, यही वाला एरिया है आपका, जहां पे आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, राइट। चलो नेक्स्ट है टूना। टूना फिश बहुत फेमस है, फॉरेनर्स तो बहुत ही खाते हैं। टूना फिश इसलिए फेमस है ना, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, विटामिन है और प्रोटीन है। और इंडिया जो है टूना का जो एक्सपोर्ट कर रही थी वर्ल्ड में, वो 31% जो है वो बढ़ गई है। ये आपकी कौन सी है? तो ये आपकी फ्रेश वाटर फिश नहीं है, ये आपकी सेलाइन वाटर फिश है, ठीक है, ओशन वाटर फिश है। और ये फास्ट स्विमिंग फिश होती है, और ये कहाँ से मिलती है? तो थुनिन्नी ट्राइब जो है वहां से लेके आते हैं। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी गढ़ यूजुअली राजस्थान में ही होता है। ये यहाँ पे जो 4 अरावली हिल्स की जो रेंजेस है, वहां पे आपको ये कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखेगा। इसको ना एक एक्सपर्ट कमेटी टाइगर रिजर्व बनाने की बात कर रही है। यहाँ आपको कौन से ट्रीज की स्पीशीज दिखेंगी? तो खैर और धोक दिखेगी, और यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट मदी। जब भी अब आप
वादा करो, जब भी आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो, कोई भी सैंक्चुरी पढ़ रहे हो, उसके आसपास जो रिवर है, अगर नहीं भी दिया है ना, कहीं से भी पढ़ो किसी भी सोर्स से, तो खुद ढूंढ लो क्या कौन सी रिवर है, क्योंकि यूपीएससी लव्स आस्किंग क्वेश्चन ऑन दिस फैक्ट। तो थोड़ा सा ना हम अरावली रेंज को देख लेते हैं। अरावली इंपॉर्टेंट है, देखो ये है आपकी अरावली रेंज। वेट, कलर चेंज करती हूँ मैं, ब्लू। ये देखो ये है आपका अरावली रेंज। यहाँ दिल्ली से कहीं स्टार्ट होता है, दिल्ली रिज से आपका राजस्थान होते हुए गुजरात में टर्मिनेट कर जाता है अरावली रेंज। बहुत ही फेमस रेंज है आपकी। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ वर्ल्ड है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली वाले रीजन को स्पैन करता है ये। इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो है गुरु शिखर। ये माउंट अबू वाले रीजन में आपको गुरु शिखर दिखेगा। और ये ना जो जैन कम्युनिटी होती है उनके लिए बहुत ही फेमस, मतलब उन लोग के लिए बहुत ही, बोलते हैं ना, स्पिरिचुअल जगह है जैन पीपल के लिए गुरु शिखर। ठीक है, सम्मेद शिखर जी भी नाम का यहाँ पे एक साइट है। तो यहाँ से आप देख सकते हो इंडिया में अलग अलग माउंटेन रेंजेस है। ये तो आपका हिमालय हो गया, ये आपकी अरावली हो गई, विंध्या हो गया, सतपुरा हो गया, यहाँ वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, और यहाँ पे आपकी गारो खासी जयंतिया हिल्स है। तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। यहाँ से भी आप चाहो तो और भी ज्यादा डिटेल्स ये मैं आपको शेयर कर ही दूंगी, आप इसको देख लेना। नेक्स्ट वी हैव तोड़ागढ़ राउली सैंक्चुरी। तो ये जो सैंक्चुरी है ये भी आपकी जो है राजस्थान में ही है। यहाँ पे आपको भील ट्राइब दिखेगी, गरासिया ट्राइब दिखेगी, सी बकथॉर्न, इसको जीआई टैग मिला। ठीक है, लद्दाख की सी बकथॉर्न फ्रूट को। अभी देखो सी बकथॉर्न जो है ना वो एक वंडर प्लांट है। पहली बात जान लो, सी है तो ये मत समझना एनिमल है, इट्स अ प्लांट। ये आपको लद्दाख और स्पीति में मिलेगा। ये विटामिन सी में बहुत रिच होता है, ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है, और सबसे बेस्ट चीज है इसकी टेम्परेचर की रेंज। -43 से लेकर के ये 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर विथस्टैंड कर सकता है। ये है आपका सी बकथॉर्न। कृष्णा रिवर तो आपको तो पता ही, कृष्णा रिवर जो है उसमें डिस्प्यूट चलता है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र और तेलंगाना के बीच में। ये कृष्णा नदी का ओरिजिन है महाराष्ट्र का वेस्टर्न घाट, और ये जो डिस्ट्रिक्ट का हमने नाम लिया, सॉरी स्टेट का नाम लिया, इन सब से होकर के फ्लो करती है। ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है कृष्णा की, दैट इज वेन्ना, कोयना एंड तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहीं पे विजयनगरा एम्पायर सेटअप है। ठीक है, कृष्णा नदी के ऊपर ही है विजयनगरा एम्पायर, तो इसलिए भी तुंगभद्रा नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए कर्नाटका में ये नदी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये सिरी सेलम और नागार्जुन सैलम, यहाँ पे 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। फिर मानस नेशनल पार्क, ये आपके असम में है, भूटान के बॉर्डर के पास है। यहाँ पे आपको एशियाटिक गोल्ड कैट दिखती है, जिसका नियर थ्रेटेंड है, वो वापस से यहाँ दिख गई। पहले बहुत दिनों तक नहीं दिखी थी, वापस दिख गई। वैसे पिग्मी हॉग का पॉपुलेशन भी यहाँ पे बढ़ रहा है। पिग्मी हॉग एक ना सुअर की एक जैसा दिखता है, छोटा सा होता है। ये जो है वो असम रूफ्ड टर्टल, वाइल्ड वाटर बफेलो और गोल्डन लंगूर के लिए बहुत फेमस। एक चीज आप याद रखना, ये फैक्ट फॉर लाइफ याद रख लो, कि जो गोल्डन लंगूर है ना वो आपको सबसे ज्यादा असम में दिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा फैक्ट याद रख लो। प्रोजेक्ट टाइगर का भी पार्ट है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है मानस। तो अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो बिकम्स इंपॉर्टेंट, इसलिए स्टार मार्क कर रही हूँ। इंटरनेशनल ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम, जिसको इटमॉस बोल रहे हैं। तो कंट्रीज ना अब परचेज कर सकती है इटमॉस टू अचीव नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। और आपको पता ही है एनडीसीज जो है हमारे क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए, आर्टिकल जो पेरिस अग्रीमेंट है उसमें आर्टिकल 6 के अंदर ग्रीन हाउस गैस को रोकने के लिए हमने कुछ एनडीसीज साइन करनी है, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बताना है, ऐसा ऐसा करके कम करेंगे। उसके अलावा इटमॉस खरीद सकती हैं कंट्रीज। स्टेटमेंट ऑफ क्लाइमेट 2024, तो ये भी बस याद रखो डब्ल्यूएमओ ने रिलीज किया है, बाकी आप रीड कर लेना। ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट भी वैसा ही है कि 1.5 डिग्री तक रखना था हमें, पर वो क्रॉस हो जाएगा 6 साल में। सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है वो आपको कहाँ दिखती है, कौन से रीजन में दिखती है, तो ये आपको राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक दिखती है। ये आपको राधानगरी कहाँ है, तो कोल्हापुर महाराष्ट्र में। ये जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है ये आपको वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में दिखेगी। यहाँ पे आपको बंगाल टाइगर भी दिखेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट है। यहाँ पे आपको 2 सेंचुरीज और दिखती है, कोयना और चंदोली भी। तो राधानगरी, सह्याद्री, कोयना, चंदोली सब महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट। सी रैंचिंग, देखो सी रैंचिंग क्या होता है ना, जिसे आपने सुना होगा रैंचेस, बड़े बड़े रैंचेस, ये ना आपके फॉरेन के कंट्रीज में होते हैं। ये बड़ा बड़ा ना एरिया होता है जहाँ पे ये लोग कैटल्स को जो है कैटल्स को और इन सबको साथ में रखते हैं, उनको रैंचेस बोलते हैं, और साथ साथ इनका एग्रीकल्चर भी चलता रहता है। वैसे अगर सी रैंचिंग का है तो इसमें क्या होगा, उल्टी चीज हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी मछली को जो है वो उगा रहे होंगे या उसका नंबर बढ़ा रहे होंगे, तो ओशन रैंचिंग फिश रिप्लेनिशमेंट के लिए होता है। इसको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सपोर्ट करती है। इसके अंदर 20,000 पंपानो फिंगरलिंग्स, तो आप जान लो पंपालो फिंगरलिंग क्या है, एक फिश है।
हो सकता है पहले आपसे यूपीएससी पूछ दे, यूपीएससी को बहुत पसंद है क्वेश्चन पूछना कि ये कौन सी स्पीसी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पीसी ऑफ बर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पीसी ऑफ बर्ड, ऐसे करके पूछता ही रहता है। तो ये आप याद रखो पम्पानो फिंगरलिंग। फिंगरलिंग जैसे पम्पानो कोबिया, यानी कोबिया और पम्पानो दोनों मछलियां हैं, ठीक। फिंगरलिंग उनके बच्चों को बोला जाता है, ठीक है। इस तरह से रैंचिंग होती है। देखो इतना बड़ा बड़ा नेट डाल देते हैं और रैंचिंग करते हैं। इंडियन एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट को मर्ज कर दिया गया है प्रोजेक्ट टाइगर के साथ, और अब इनको बोला जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट अप्रैल 2023 से। एलिफेंट जो है आपको पता ही है इंडेंजर्ड है। एलिफेंट के बारे में हमने बात भी किया था। अब मैंने आपको डिफरेंस बताया था बिटवीन एशियाटिक एलिफेंट एंड अफ्रीकन एलिफेंट, याद करो अच्छे से। दोनों के ईयर में डिफरेंस था, टस्क में डिफरेंस था कि किसकी मेल में ही सिर्फ टस्क होता है, किसके मेल फीमेल दोनों में टस्क होता है। याद करो याद करो, दिमाग की बत्ती चलाओ। लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में दिखता है। आईयूसीएन इंडेंजर्ड है एलिफेंट का। 60% वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स आपको दिखती है। बांदीपुर कर्नाटका में आपको सबसे ज्यादा डेंसिटी दिखेगी एलिफेंट की। एलिफेंट भी बहुत फेमस एंड फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, वो पूछ देगा हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ है, हाईएस्ट नंबर किधर है, तो बांदीपुर कर्नाटका में। देन वी हैव अफ्रीकन एलिफेंट, इस पर भी हमने बात की थी। अफ्रीकन एलिफेंट देखो, अपने इंडियन एलिफेंट एशियाटिक एलिफेंट इज इंडेंजर्ड, बट अफ्रीकन एलिफेंट की दो स्पीसीज है, ये भी मैंने आपको बताया था। एक होती है जिसको सवाना एलिफेंट बोलते हैं, एक है जिसको फॉरेस्ट एलिफेंट बोलते हैं। सवाना तो इंडेंजर्ड है, बट फॉरेस्ट वाले की हाल बहुत बेहाल है क्योंकि वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। नेक्स्ट वी हैव सुखना लेक। देखो सुखना लेक आपका चंडीगढ़ वालों, अगर आप लोग मेरे इधर हो तो सुखना लेक चंडीगढ़ की बहुत ही फेमस टूरिस्ट साइट है, मैं भी गई हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लेक। तो चंडीगढ़ लेक जो है उसको अभी क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने क्या बोला है कि जो एरियाज हैं चंडीगढ़ के सुखना लेक के पास, उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाए। तो वी हैव डिस्कस्ड इन लेंथ की इको सेंसिटिव जोन क्या है। तो अब हम सिर्फ सुखना लेक के बारे में बात कर लेते हैं। इट्स एन आर्टिफिशियल लेक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपको फुट हिल्स पे दिखता है, शिवालिक हिल्स के, ठीक है। इसको नेशनल वेटलैंड भी डिक्लेयर कर दिया है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी। और ये जो सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी के आसपास आपको दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, मैप में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपका कहीं पे चंडीगढ़ है, ठीक है, यहाँ पे, और यहीं पे आपके फुट हिल्स भी हैं शिवालिक के, इसीलिए यहाँ पे आपको दिखता है सुखना लेक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रीनम अंधरिचम। अब इसमें आंध्र से रिलेटेड, ठीक है। ये जो एक नई फ्लावरिंग प्लांट है, बस इतना याद रखो, क्रीनम अंधरिचम इज अ फ्लावरिंग प्लांट। इसका जो है आईयूसीएन ने इसको डेटा डेफिशिएंट कैटेगराइज किया है क्योंकि इसके बारे में जो रेलेवेंट है डेटा ही नहीं है। ये डिस्कवर हुई रिसेंटली आंध्र प्रदेश में, और ये किस फैमिली की है, तो ये अमरेलिडेसी फैमिली की है। नेक्स्ट वी हैव अमॉर्फोफेलस टाइटेनम। इट्स अ कॉर्प्स फ्लावर। इसको कॉर्प्स फ्लावर का मतलब क्या हुआ, कॉर्प्स मैंने क्या बोलते हैं, मुर्दा, दैट इज डेड बॉडी, राइट, डेड बॉडी। तो जो कॉर्प्स फ्लावर है, डेड बॉडी से कितनी स्मेल आती है, वैसे ही जो कॉर्प्स फ्लावर दैट इज अमॉर्फोफेलस टाइटेनम है, इससे भी बहुत अजीब सी स्मेल आती है। ये 10 साल में एक बार ब्लूम करता है, और इसके पास पॉलिनेटर्स बहुत पास से आते हैं। पॉलिनेटर क्या हो सकते हैं, बी हो सकती है, बटरफ्लाई हो सकती है, कोई भी पॉलिनेटर हो सकता है ना। हमने बात भी किया था कि पॉलिनेटर्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के, पॉलिनेटिंग एजेंट्स बोलते हैं। तो जो आपके बायोलॉजिकल पॉलिनेटर्स है उनमें बी वगैरह हो गई, विंड वगैरह भी पॉलिनेटर्स ही हैं। तो पॉलिनेटर्स को बहुत पास अट्रैक्ट करता है क्योंकि उसकी बहुत अजीब सी फाउल स्टेंच है, बहुत ही गंदी बदबू है। तो क्योंकि कॉर्प्स से भी गंदी बदबू आती है, इसीलिए अमॉर्फोफेलस टाइटेनम को बोलते हैं, और इसको टाइटन एरम भी बोलते हैं। देखो कितना बड़ा, 10 फीट तक इसकी हाइट हो सकती है, बहुत बड़ा है। और आईयूसीएन इसको इंडेंजर्ड बोलता है। ये आपको वेस्टर्न सुमात्रा वाले रीजन में दिखता है, और इसका ब्लूम एक तो 10 साल में ब्लूम करता है, और सिर्फ 1 से 2 दिन तक ब्लूम इसका लास्ट करता है। नेक्स्ट वी हैव पैल्यूसिन ईओसिन थर्मल मैक्सिमम, जिसको पीईटीएम कह रहे हैं। तो पहली बात जान लो, एक स्टडी ने रिवील किया है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना हमारे, वो ग्लोबल वार्मिंग को सर्वाइव कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे कि पैलियोसिन ईओसिन थर्मल एक्सपेंशन मैक्सिमम हुआ था उसकी तरह। ये 56 मिलियन ईयर पहले की ये इवेंट है पीईटीएम वाली, और ये बहुत समय तक चली थी। तो हमारा जो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उस टाइम भी सर्वाइव कर गया, अभी भी कर जाएगा, ऐसा इनका कहना है। नेक्स्ट वी हैव एवियन बॉट्युलिज्म। बॉट्युलिज्म एक बीमारी है, ठीक है। एवियन बॉट्युलिज्म मतलब जो बर्ड्स में हो रहा है, जो भी एव से रिलेटेड, दैट इज रिलेटेड बर्ड्स। तो बर्ड्स में जो बॉट्युलिज्म होता है उसको एवियन बॉट्युलिज्म कहते हैं। ये एक न्यूरोमस्कुलर इलनेस है, बर्ड्स में होती है, और ये एक टॉक्सिन्स की वजह से होता है, जो क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम
इसी से ये निकलता है टॉक्सिन, ठीक है, इस स्पीसी से निकलता है और ये टॉक्सिन जो है न्यूरोमस्कुलर है तो ऑफ कोर्स जो है पैरालिसिस कर देता है। हॉर्नबिल, देखो हमारे असम के मायोंग विलेज में एक कम्युनिटी ड्रिवेन कंजर्वेशन इनिशिएटिव लाया गया ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल के लिए। और हॉर्नबिल्स बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीसीज होती हैं क्योंकि इनको फॉरेस्ट इंजीनियर्स भी बोलते हैं। ये सीड को यहाँ से वहां डिस्पर्स करके चेंज कर सकती है फॉरेस्ट के पूरे लैंडस्केप को। ये आपको हिमालयन फुटहिल्स में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ ईस्ट इंडिया में भी दिखते हैं। इसका आईयूसीएन लीस्ट कंसर्न और बहुत ही मस्त इकोलॉजिकल इंडिकेटर है। ये देखो कितनी बढ़िया है। तो मैं आपको ना दिखा देती हूँ कि इंडिया में कौन कौन सी हॉर्नबिल की स्पीसीज मिलती है। देखो इंडिया में इतनी सारी हॉर्नबिल की स्पीसीज मिलती है। मालाबार ग्रे, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, आपको याद होगा, हम अगर सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हो आप, तो आपको हमारी इंग्लिश की बुक होती थी हॉर्नबिल, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल। इसी के लिए देखो ये मालाबार पाइड हॉर्नबिल है, रूफस नेक्ड है, ऑस्टिन ब्राउन है, ये अलग अलग नारकोंडम है क्योंकि साउथ इंडिया में भी मिलता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी मिलता है, राइट। चलो, तो यहाँ पे भी कम्युनिटी ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल के लिए, मालाबार नहीं, ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल के लिए। देन रेड हेडेड वल्चर, मैंने आपको समझाया था पूरा कि वल्चर्स को कैसे डाइक्लोफिना क्या होता है, बस याद रखो रेड हेडेड वल्चर इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है वो 56th टाइगर रिजर्व बन गया इंडिया में। इसकी लोकेशन छत्तीसगढ़ में है। ये 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है ऑलरेडी इंडिया में, और ये इसके आसपास संजय धुबरी और बांधवगढ़ भी लिंक्ड है इससे। देन वी हैव ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस गिया, ये लॉन्च हुआ है यूएई में COP29 के टाइम पे। ये फोकस करेगा कार्बन एमिशन रिड्यूस करने में और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने में। देन देयर इज टुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, लोकेशन याद रखो महाराष्ट्र में। यानी इस बार महाराष्ट्र की वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बहुत न्यूज में है, तो सारे देख के चले जाना इफ यू द टाइम परमिट्स। इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है बिटवीन संजय गांधी और तानसा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बीच में टुंगरेश्वर। याद रखना ना, एक हैक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में काम करता है। जो ईश्वर वाली जगह है ना, मोस्टली स्पेशली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में मोस्टली महाराष्ट्र की साइड के होते हैं। ड्राई डेसिडुअस, मॉइस्ट डेसिडुअस और सेमी एवरग्रीन इसमें आपको फॉरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे तुंगरेश्वर टेम्पल भी है जो कि शिव जी को डेडिकेटेड इसी सेंचुरी के अंदर है, तो बहुत खूबसूरत बात हुई। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 10th था, ठीक है, इंडिया का रैंक 10th था और इसने थोड़ा इंप्रूव भी किया है। नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड फिशरीज डे। तो वर्ल्ड फिशरीज डे को सेलिब्रेट किया गया, केरला और तेलंगाना को अवार्ड भी मिला गया इनकी फिशरी कंट्रीब्यूशंस के लिए। और ये वर्ल्ड फिशरी डे नवंबर 21 को मनाया जाता है और इंडिया वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है। तो ये सब डेटा थोड़ा सा पता होना चाहिए, जहां जरूरी है जहां है। मिंकी वेल्स भी बहुत न्यूज में थी। मिंकी वेल्स जो है ना वो साउंड डिटेक्ट कर सकती है 90 किलोहर्ट्ज तक की। ये स्मॉलेस्ट है बलीन वेल्स के लिए, इस पे भी हमने बात किया था। कॉमन मिंकी वेल का आईयूसीएन लीस्ट कंसर्न है, पर अंटार्कटिक वाली का डेटा डेफिशिएंट है। देन वी हैव ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म। अब ये वो वाला मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म है नहीं आपका, वो शादी वाला मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म। ये आपके COP20 जो 29 हुआ था उस प्लेटफॉर्म बना था। मैच मेकिंग किसकी करेगा, तो ये टेक्निकल और फाइनेंशियल एड जो है उसकी मैच मेकिंग कराएगा। जैसे अब मैं कोई डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, उसके साथ, जैसे इंडिया ही ले लो, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, उसको टेक्निकल और फाइनेंशियल एड चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा, मैं इंडिया हूँ तो मुझे चाहिए भाई कि मुझको कुछ थोड़ा एड दो ताकि मैं जो है अपने इमिशंस को कम कर सकूं। तो इमिशंस को कैसे कम करूंगी मैं, एमिशंस को मैं कम करूंगी मुझको इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा उससे करूंगी। तो इस प्लेटफॉर्म से मुझे कनेक्ट कौन करेगा, तो ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म कनेक्ट करेगा। इसके अंदर जो भी फंडिंग गैप है ना, जो पैसे वैसे नहीं मिल रहे मुझे, वो मुझे उनसे मैच करा देंगे जो पैसे देने की कैपेसिटी रखते हैं, और हमारे नेट जीरो गोल्स मिल जाएंगे। क्वांटम टनलिंग एक क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेना है जिसमें पार्टिकल्स ना एनर्जी बैरियर को पास कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन क्लासिकल मैकेनिज्म में नहीं पास कर सकती, तो इसको बैरियर पेनिट्रेशन कहते हैं। ये कहाँ होता है, तो वेव नेचर के वजह से ऐसा होता है। किस नेचर के वजह से होता है ये क्वांटम टनलिंग, वेव नेचर। अब देखो पार्टिकल्स के ना 2 नेचर्स होते हैं, वन इज वेव नेचर एंड अनदर इज पार्टिकल, सॉरी इसके नहीं, हम जब लाइट पढ़ते हैं ना तो हमें पढ़ाया जाता है कि 2 तरह का नेचर होता है लाइट का, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर एज वेल। तो ये क्या है, लाइट भी तो एक तरह की एक वेव है, तो हमें पता चलता है। तो उसी के लिए क्वांटम टनलिंग फिनोमेना भी जो है वो क्वांटम लेवल पर होती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इस पे हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, रीड कर लेना इसको। सीपीसीबी पे भी हमने बात की हुई है कि ये हमारे जो है एयर और वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स देखता है, पॉल्यूशन मॉनिटर करता है, 1974 में बना था। और सीपीसीबी जो है ना आपका, वो प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करता है
जैसे NAMP, क्लीन एयर प्रोग्राम, और मिनिस्ट्री तो ऑब्वियस है किसके अंदर काम करेगी। ठीक है, आप याद रखो जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो तो सारे तरह के पोल्यूशंस को देखता है, बट जो ये सेटअप हुआ था ना, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो ये सेटअप हुआ था ना, वो उस टाइम हुआ था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 से। ठीक है, एक्ट 1974 से, लेकिन ये कंट्रोल देखता सारे पोल्यूशंस को है, बट सेटअप इस वाली एक्ट से वो था, वाटर वाली, इसलिए 74 में होता है। दैट डज नॉट मीन कि एयर वगैरह को नहीं देखता, सब देखता ही है। ग्लोबल पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस, देखो UNEP ने ग्लोबल पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस को रिलीज किया। पीटलैंड अपने पूरे वर्ल्ड का ना ओनली मियरली 3% या चलो 4% मान लो, 4% एरिया ही कवर करता है, बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पीटलैंड ऐसे एरियाज होते हैं ना जहां पे देर इज अ हाई कार्बन कंटेंट। ठीक है, बहुत ही हाई कार्बन या फिर बायो कार्बन आप बोल सकते हो, बायो कार्बन कंटेंट एरिया से रिच होता है पीटलैंड। वन ऑफ द वेटलैंड मान सकते हो आप। पीटलैंड्स बहुत जरूरी है हमारी एनवायरनमेंट के लिए, और यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रही है ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से। तो UNEP ग्लोबल पीटलैंड इनिशिएटिव लेकर आया है इनको कंजर्व करने के लिए। देन वी हैव साइबेरियन डेमोइजल क्रेन। साइबेरियन डेमोइजल क्रेन ने एक नया माइग्रेशन रिकॉर्ड सेटअप किया है टू राजस्थान। उन्होंने 3676 किलोमीटर कवर किया और राजस्थान पहुंची है, साइबेरिया से राजस्थान। सोच के देखो, ये सब बहुत छोटी क्रेन की बहुत अलग अलग स्पीसीज में ये सबसे छोटी है, ये यूरेशिया से इंडिया तक आती हैं, पर इनका IUCN स्टेटस बेटर है, लीस्ट कंसर्न है। वी हैव हाई एम्बिशन कोएलिशन, तो याद रखो ये कंजर्वेशन के लिए। इस तरह के जब भी कोई कोएलिशन आजकल न्यूज में रहे, तो इफ यू वांट टू गेस यू कैन गेस इट इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। यहाँ पे 30% ग्लोबल लैंड और ओशन को 2030 तक प्रोटेक्ट करना है। इसको को चेयर करता है कोस्टा रिका, फ्रांस, UK, और इंडिया जो है एक मेंबर बन गया था 2021 में। नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन एक NGO ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कहाँ पे बेस्ड है, मैसूर कर्नाटका में, और ये प्रमोट करता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को। 1996 से कर रहा है, तो याद रखो NGO है। ठीक है, ये याद रखो, स्टेटमेंट UPSC बनाएगी तो ये बोल देगी इट्स एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग अंडर दिस दैट, और ये सारी चीजें लिख देगी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कर रहा है, ये कर रहा है, पर आपको घुमा देगी ये बोल के कि इट्स एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। नो, इट्स एन NGO। देन चेपलाप लोक आइलैंड, ये जो है आपके हांगकांग का नया एयरपोर्ट है, यहाँ बना है। तो वो जहाँ बना है ना, वो एक आइलैंड को इन लोगों ने रिक्लेम कर दिया, उसके लैंड लेके वहाँ एयरपोर्ट बना दिया हांगकांग का। कौन से आइलैंड को तो उन्होंने ले लिया, उसके लैंड को ले लिया, चेपलाप लोक आइलैंड, हांगकांग में है। बस इतना मैच द फॉलोइंग जान लो। फिर ये सेथीहल्ली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कर्नाटका में है, और ये वहां पे मांगड़े कीड़े नेचुरल बर्ड सैंक्चुरी इसी के बाउंड्री के अंदर है। किंग कोबरा, आप सबको पता है कोबरा स्नेक बहुत ही खतरनाक है, वेनमस स्नेक है ना। इसके अंदर एक वेनम निकलता है दैट इज न्यूरोटॉक्सिक, मतलब अगर किसी ने को काट लिया तो उसके न्यूरॉन्स को अफेक्ट करेगा, तभी न्यूरोटॉक्सिन बोलते हैं। इसलिए रेस्पिरेटरी अरेस्ट कर सकता है, कार्डियक फेलियर कर सकता है, और इसको वल्नरेबल क्लासिफाई किया गया है। आपके इंडिया में 2 स्पीसीज मिलती हैं, ओफियोफेगस हैना और दूसरा ओफियोफेगस कलिंगा। तो मे बी they can ask you Ophiophagous species recently seen in news is related to which animal, या फिर is the name of which animal। तो Ophiophagous में आप याद रखो ना, जब भी कहीं पे ओफियो ऐसा कुछ वर्ड लगा रहे ना, that is related to snake। ठीक है, तो ये अभी रिसेंट न्यूज क्या है कि किंग कोबरा को कॉम्प्लेक्स स्पीसी की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, क्योंकि इसकी 4 अलग अलग स्पीसीज मिली हैं। तो 4 अलग स्पीसी से कोई स्पीसी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देन वी हैव अर्कावती नदी। आपको याद होगा कि कर्नाटका में कुछ समय पहले बहुत एक न्यूज आ रही थी कि लोगों के पास ढंग से पीने का पानी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पोल्यूशन आ गया है और वहां के रिवर सिस्टम में कंटामिनेशन आ गई है। तो अर्कावती नदी कर्नाटका की बहुत फेमस नदी है जो कि पोल्यूशन फेस कर रही है। यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंसेस और हेवी मेटल मिले। इनका ओरिजिन नंदी हिल से होता है, और ये बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है कावेरी नदी की। इसकी अपनी ट्रिब्यूटरीज है कुमुदथी, सुवर्णमुखी और वृषभावती, और ये जो है बेंगलुरु सिटी के लिए बहुत वाइटल है, वहां के वाटर सोर्स के लिए। अब ये पोल्यूटेड हो जाएगा तो लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। फिर है फेरोमोन ट्रायल्स। आपको बता दूं, जो एनिमल्स होते हैं ना, आपस में केमिकली जो है कम्युनिकेट करते हैं सिग्नल्स के द्वारा। जैसे एंट हो गई और बाकी सोशल इंसेक्ट, ये इससे नेविगेट भी करते हैं, कम्युनिकेट भी करते हैं। तो जैसे अपना हार्मोन होता है वैसे इनका फेरोमोन होता है। तो एंट्स जो है ना, ये फेरोमोन अपने पीछे गिराती जाती है। कहीं पे फूड मिला, एक एंट गई घूम घूम के उसने फेरोमोन को अपने साथ गिराते गिराते यहाँ चली जाती है। अब उस फेरोमोन को फॉलो करते करते इसके सारे फ्रेंड्स आ जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये लोग नेविगेट और कम्युनिकेट कर रहे हैं।
देन वी हैव इलीगल सैंड माइनिंग, इस पे तो हम बात कर ही चुके हैं। बस याद रखो कि असम और मेघालय में इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है। जैसे कोलोंग नदी कहाँ है? असम में, ब्रह्मपुत्र में ज्वाइन कर लेती है। दुधनोई नदी मेघालय असम बॉर्डर में है, ठीक है। उसके बाद है कुल्सी नदी असम में, ये कामरूप डिस्ट्रिक्ट असम में है। Next we have International Solar Alliance, so we have talked about it. Commission for Air Quality Management is also not that important. NTPC ने इंडिया का सबसे बड़ा पावर प्रोड्यूसर लॉन्च किया है, जो कि पहला CO2 से मिथेनॉल बनाएगा। इस पे भी हम बात कर चुके हैं जब मैंने आपको बताया था कि मिथेनॉल और इथेनॉल में क्या अंतर है, आप लोग याद करो, ठीक है। तो CO2 मिथेनॉल कंजर्वेशन प्रोसेस कौन कौन से क्या करेंगे? तो कार्बन कैप्चर करेंगे, कैटालिटिक रिएक्शन कराएंगे, मिथेनॉल सिंथेसाइज करेंगे और फिर उसको स्टोर कर लेंगे। CSE असेसमेंट, और देखो डाउन टू अर्थ मैगजीन बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। तो इसके ने एक एनालिसिस किया तो उन्होंने देखा क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स बहुत ज्यादा अभी रिसेंटली बढ़े हैं, ठीक है। और इस वजह से एग्रीकल्चर बहुत वाल्नरेबल हो गया है। ईवी एज अ सर्विस प्रोग्राम, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईवी एज अ सर्विस प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि एक्सिलरेट कर सके इलेक्ट्रिक व्हीकल के अडॉप्शन को। आपको पता ही होगा गवर्नमेंट बहुत ही अग्रेसिवली प्रमोट करने की कोशिश करी है इलेक्ट्रिक व्हीकल को, क्योंकि ये हेल्प करेगा हमारे नेशन के जो सस्टेनेबिलिटी गोल्स हैं उसको, और हमारी जो एनडीसीज हैं उसको भी फुलफिल करने में मदद करेगा। इसको लॉन्च किया है कन्वर्जेंस एजेंसी सर्विसेज लिमिटेड और EESL ने। नेक्स्ट वी हैव डाइक्लिपेरा पॉलीमॉर्फा। ये क्या है? तो ये आपके डिस्कवर हुए हैं वेस्टर्न घाट में। ये एक फायर प्रोन ग्रासलैंड सिस्टम, मतलब यहाँ आग नहीं लगती, तो इससे आपको याद रहना होगा कि इट्स अ ग्रासलैंड सिस्टम। पॉलीमॉर्फा नाम है इसका, और ये जो है आपको नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट में दिखते हैं। जैसे महाराष्ट्र वाले रीजन में फायर रेजिलियंट है, तो यहाँ आग नहीं लगेगी। डुअल ब्लूमिंग पैटर्न है, बहुत ही अच्छा है। यूरेशियन ओटर, हमने इस पे भी पहले बात करी हुई है कि एक ओटर जो है वो बहुत टाइम बाद दिखा है इंद्रपुर रीजन में, पुणे डिस्ट्रिक्ट में। ओटर को मैंने आपके पिक्चर भी बना के दिखाई थी और बताया था कि नियर थ्रेटेंड है यूरेशियन ओटर्स। देन वी हैव COP16 ऑफ UNCBD। देखो यूनाइटेड नेशन, देखो रियो जब समिट हुआ था 1992 में, तो 3 बॉडीज निकल के आई थी। UNCBD, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, UNCCD टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, एंड देन UNFCCC। तो UNFCCC तो क्लाइमेट देखता है, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन देता है, CBD पूरा बायोडाइवर्सिटी देखता है। तो ये सारे ना अपने कॉप करते हैं, जिसको कन्वेंशन ऑफ पार्टी बोलते हैं, एक तरह से मीटिंग मान लो, जहाँ पे लोग बड़ी बड़ी चीजें डिस्कस करते हैं। तो UNCBD का कॉप जो है वो COP 16 हुआ है कहाँ पे? कैली कोलंबिया। ये लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। UNCBD में अगर आप घुस गए ना, तो आपकी जो भी ट्रीटी साइन होगी इट्स लीगली बाइंडिंग, फॉलो करना ही पड़ेगा। और वही 1992 के अर्थ समिट, जिसको रियो समिट भी बोलते हैं क्योंकि रियो डी जेनेरो में हुआ था, उस टाइम अडॉप्ट हुआ था। ये फोकस करता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे, सस्टेनेबल यूज पे, इक्विटेबल रिसोर्स पे। और ये जो कॉप है CBD वाली कॉप, देखो जैसे UNFCC वाली जो कॉप है वो एनुअली मिलती है, हर साल मिलती है, पर CBD वाली बायएनुअली मिलती है, 2 साल में एक बार। और ये सारे प्रोग्रेस वगैरह देखते हैं, ठीक है। इसी के अंदर हमने नोगोया प्रोटोकॉल, एलची टारगेट्स भी पढ़े होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान। तो इंडिया ने इसको अनवील किया COP16 के टाइम में, क्योंकि COP16 हो रहा था। इसमें हमने बताया कि हम किस तरह से अपने गोल्स रख रहे हैं, दैट्स इट, इतना ही जानना। आर्टिकल 6 UNCBD का मैंडेट करता है कि हर पार्टी प्रिपेयर करे इन गोल्स को। तो आर्टिकल 6 जो है वो पेरिस एग्रीमेंट का भी अभी न्यूज में चल रहा है और इसका भी चल रहा है, तो ध्यान रखना है। वर्ल्ड कोएलिशन फॉर पीस विथ नेचर COP16 में लॉन्च हुआ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नेचर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जिसको फेरी बोलते हैं, इसकी 10th एनिवर्सरी हुई इसी CBD सेक्रेटेरिएट पे, ठीक है। ये डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करता है ताकि वो उनका कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है उसको इंप्लीमेंट करने में मदद करें। नेक्स्ट वी हैव एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। याद रखो UNEP रिलीज करता है, ये भी मैंने आपको बताया था कि एडेप्टेशन गैप बताता क्या है कि कितना हमने सोच के रखा है कि हम एडेप्टेशन करेंगे, मतलब बचाएंगे अपने आप को, क्लाइमेट मेजर्स लेंगे, और उसमें कितने पैसे हैं हमारे पास उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करने के लिए। जैसे स्कीम बनाते हैं उसको इंप्लीमेंट करने की बात है, वैसे ही तो उसके बीच में जो गैप होता है ना उसी को एडेप्टेशन गैप बोलते हैं। फिर UN एनवायरमेंट प्रोग्राम एमिशन गैप रिपोर्ट जो है वो आपके बता रही है क्या, ये भी UNEP ही रिलीज करती है कि 57 गीगाटन CO2 रिलीज हुआ 2023 में, और इंडिया 3rd लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेट करने में मदद करेगा आंसर्स को, दैट्स इट।
ठीक है। अब हम लोगों को एनडीसी टारगेट्स को रीच करने के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। देन वी हैव प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, इसको रिलीज किया था। ये जो प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट है वो एक्सेस करता है प्रोटेक्टेड और कंजर्व्ड एरियाज को, ठीक है। ये कवर करता है कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन वाले जो रीजंस है उनको। ये हाईलाइट करता है टारगेट 3 ऑफ कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ये जो है ना कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेम, ये बेसिकली एक तरह से आप फ्रेमवर्क मान सकते हो या अग्रीमेंट मान लो। अग्रीमेंट है जिसमें हम लोग सारी कंट्रीज आए थे और हम लोगों ने कहा था कि हम रिवर्स करेंगे बायोडाइवर्सिटी लॉस को, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, तभी एक जगह है सीबीडी के साथ। और इसकी जो भी फीचर्स थी कि हम एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, इसमें हमने गोल्स देंगे, टारगेट देंगे, ये सारी चीजें कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। और याद रखो इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, ठीक है, नॉट लीगली बाइंडिंग। और ये 2022 में यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस का वो है, आउटकम है। 2022 में आया था एक, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यूएन बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, उसी का आउटकम है कॉन्फ्रेंस, नॉट फ्रेमवर्क, कॉन्फ्रेंस। ओके चलो, देन एन आई ऑन मीथेन रिपोर्ट। तो ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट की ही रिपोर्ट है, एन आई ऑन मीथेन। ये मीथेन एमिशन के ऊपर इसकी रिपोर्ट निकली है। वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 की है, जिसमें क्लीन एनर्जी के बारे में कोरल ट्रायंगल हमने डिस्कस भी किया था कि कोरल ट्रायंगल वो रियल रीजन है जहाँ पे बहुत सारे कोरल रीफ्स आपको दिखते हैं। तो ये जो कोरल ट्रायंगल है ये 6 कंट्रीज को स्पैन करता है, साउथ ईस्ट एशिया और मेलेनेशिया में। यहाँ पे आपको 76% वर्ल्ड की कोरल स्पीसीज दिखेगी। कौन कौन सी कंट्री? तो फिलीपीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, तिमोर लेस्टे, पापुआ न्यू गिनी और सोलोमन आइलैंड। ये चलो, ये है आपका कोरल ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे एक टर्म दिखा होगा आपको, दैट इज मेलेनेशिया। तो ये चीज जाना ना इन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये चीज नहीं समझोगे ना तो दिक्कत होगी। देखो यहाँ दिखाती हूँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया। तो वहां लिखा हुआ है कि मेलानेशिया वाले कंट्रीज भी आपके कोरल ट्रायंगल में है, राइट। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मेलानेशिया वाले। तो यहाँ मैंने आपको बताया तिमोर लेस्टे, पापुआ न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड। तो अभी देखो पापुआ न्यू गिनिया दिख रहा है, सोलोमन आइलैंड दिख रहा है, ये आपका मेलानेशिया वाला रीजन हो गया। इंडोनेशिया भी है कोरल ट्रायंगल में, इधर पूरा ऐसा कोरल ट्रायंगल आता है। अब मेलानेशिया वाले ये सारे मतलब हैं कहाँ पे, माने कि ये जो पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, दीज आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशन, राइट। इतना समझ गए। पॉलिनेशिया के अंदर आपको किरिबाती, समोआ, कुक आइलैंड, फ्रेंच पॉलिनेशिया, हवाई सब दिखता है। माइक्रोनेशिया में आपको गुआम आइलैंड, मार्शल आइलैंड। गुआम आइलैंड भी याद में आपको यूएस, बहुत गुआम आइलैंड यूएस रिलेटेड चीज रहती है, यहाँ पे वो सब बनाते रहते हैं, मिलिट्री बेस बनाते रहते हैं, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए। देन वी हैव सुनामी रेडी विलेजेस। तो उड़ीसा के 24 विलेजेस को सुनामी रेडी बोल दिया गया। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है कभी भी सुनामी आएंगे उनके लिए रिजिलियंट है। देन वी हैव डिप्रेशन एल्डा नेवेल्सिस एल्टोस, जिसको दाना बोल रहे हैं, ठीक है। अभी देखो एक दाना साइक्लोन भी आया था, एंड दिस इज अनदर दाना, ठीक है। दिस इज अ फ्लैश फ्लड जो स्पेन में आया था। इसका पूरा ना कैप्स में है, डी भी कैप्स में, ए भी और एन ए, पर वो वाला दाना ऐसे लिखते हैं, नॉर्मल लिखते हैं, ठीक है। तो याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो फ्लैश फ्लड, ये दाना जो है वो कोल्ड एयर मास थी जो आइसोलेट हो गई हाई ऑल्टीट्यूड में, बहुत स्टॉर्म लेकर आई और फ्लडिंग हो गई, पूरा जो स्पेन डूब गया था। बॉम्ब साइक्लोन जैसा नाम है वही चीज है, बॉम्बोजेनेसिस होती है। बेसिकली क्या होता है, जब एक साइक्लोन में इतना प्रेशर गिर जाए कि वो 24 मिलीबार से भी ज्यादा गिर जाए, और एक वो भी 24 घंटे के अंदर ही, तो ऑलरेडी साइक्लोन लो प्रेशर एरिया में बनता, उसमें भी 24 मिलीबार प्रेशर गिर जाए तो वो और ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ले आता है, जैसे ब्लिजर्ड, एकदम आपको ओले वोले गिरने लगेंगे, सीवियर थंडर स्टॉर्म आ जाएगा। तो ये आपके वेस्टर्न कनाडा में आया बॉम्ब साइक्लोन, ठीक है। देन वी हैव लेक करीबा। लेक करीबा पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, पूरा डिस्कस किया था कि जाम्बिया, जिम्बाब्वे और जाम्बेजी नदी के बीच में है। 1.5 डिग्री ग्लोबल क्लाइमेट, ये भी हम बात कर चुके। कन्वेंशन सीबीडी, अभी बात किया हमने सीबीडी, ठीक है। कॉप 16 जो है कैलिफोर्निया में हुआ है, ये इंप्लीमेंट करता है कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के मेजर्स को। कॉप 16 जो है वो 16th मीटिंग थी, 30x30 टारगेट्स पे हमने बात की, और इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में। India's green leap, not that important. We have high performance buildings. नाम से ही पता चल रहा है ऐसी बिल्डिंग जो अर्बन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज और ग्रोइंग अर्बनाइजेशन से डील कर सके, उनको बोलेंगे। फिर है मेनेस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। देखो माइक्रोप्लास्टिक आप हम सब जानते हैं, व्हाट इज माइक्रोप्लास्टिक, समथिंग
समथिंग नहीं, दैट इज प्लास्टिक दैट इज लेस देन 5 mm इन डायमीटर, दैट इज माइक्रोप्लास्टिक। अगर डिफाइन करें, इसके भी दो टाइप है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी वो हुआ कि जो बनाया ही हमने उसको माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से कम, ओरिजिनली हमने उसको बनाया ही कमर्शियल यूज के लिए, जैसे माइक्रो बीड्स में, फाइब्रिक्स में। पर जो सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक है ना, वो लार्जर जब टूट जाते हैं तब सेकेंडरी बनता, तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए आप लोगों को। देन बायोमेडिकल वेस्ट, देखो HIV जो है ना बहुत खतरनाक बीमारी है। HIV तो एक तो होती है अगर फ्लूइड कांटेक्ट हो गया, ब्लड वगैरह एक्सचेंज हो गया उससे, ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट इससे। लेकिन HIV जो है ना, उसमें क्या देखा गया है कि अगर आपने जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको ढंग से मैनेज नहीं करोगे ना, उससे भी HIV होती है। होता क्या है ना, कई केसेस में देखा गया है, सिरिंज ढंग से चेंज नहीं करते डॉक्टर्स, और सिरिंज ढंग से चेंज नहीं करने की वजह से होता क्या है कि ये जो सिरिंज होती है वो एक HIV जो पेशेंट है उस पे भी यूज करके, एक नॉर्मल पे भी यूज करोगे विदाउट हिज और हर फॉल्ट, उसको HIV हो जाएगी, बिकॉज HIV इज दैट काइंड ऑफ डिजीज। तो उसको सिरिंज टाइड बोलते हैं। जब मेडिकल वेस्ट पोल्यूशन के वजह से आउटरेज हो जाए उसको सिरिंज टाइड बोला गया 1987 में। और HIV एपिडेमिक यही बताता है कि अगर ढंग से वेस्ट डिस्पोजल नहीं करो तो HIV आ गया था, HIV एपिडेमिक 1983 में। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम उस पर ध्यान दें। नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट। तो UN हैबिटेट निकालता है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट और चेक करता है कि किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का सिटीज पे, जबकि सिटीज ही सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैस की, और उन पे ही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा भी। और IUCN ने फर्स्ट है तो इंपॉर्टेंट होता है, ग्लोबल ट्री असेसमेंट लॉन्च की COP16 जो कोलंबिया में हुई थी वहां पे, जिसमें वो लोग ग्लोबल ट्री कंजर्वेशन एफर्ट्स करेंगे। यहाँ आपको याद रखना जितनी भी ट्री स्पीसीज है, ऑल द ट्री स्पीसीज, इन सबको IUCN रेड लिस्ट में इंक्लूड करने की बात की जा रही है ताकि उनका बेटर कंजर्वेशन हो सके, बेटर डिसीजन लिए जा सके। तो ये जो COP16 था CBD वाला, बहुत ही आप देख सकते हो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टर्न आउट हुआ इसका, क्योंकि अच्छी चीजें हो रही हैं। एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। बस इतना ध्यान रखो, ठीक है, जहां पे ज्यादा नहीं पढ़ना हम नहीं पढ़ेंगे। अब देखो ये है साइक्लोन दाना, ये साइक्लोन दाना आपका उड़ीसा में आया था, ठीक है, उड़ीसा वाले रीजन में, बंगाल उड़ीसा वाले। ये भीतर कनिका नेशनल पार्क के पास आया और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट के पास के वजह से कम डैमेजेस देखी गए। तो जब मैं आपको मैंग्रोव सिस्टम पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था मैंग्रोव्स के जो रूट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इस तरह के कोस्टल साइक्लोन, इस तरह का जो कोई सुनामी आ जाती है या कुछ भी आते हैं उससे प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि इनके जो है ना मैंग्रोव बहुत सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं और बहुत अच्छे से कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ये देखा गया कि बहुत कम डैमेज हुआ जस्ट बिकॉज कि हमारे पास अच्छा खासा मैंग्रोव था। उसको आप खत्म मत करो। इंडिया में देखो तो 0.1-0.5% लैंड एरिया मैंग्रोव है। उसके अलावा एक टाइग्रेस है जिसका नाम है जमुना, उसको ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भेजा जा रहा है ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी इंप्रूव की जा सके। देखो सिमलीपाल में ना आपको एक यूनिक टाइगर मिलता है जिसको मेलेनिस्टिक टाइगर बोलते हैं। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखिए ये मिलता है, इसको मेलेनिस्टिक टाइगर बोलते हैं। ये ना ड्यू टू एक्सेस मेलेनिन पिगमेंट, जैसे हमारी स्किन जो है उसमें मेलेनिन है तभी हम लोग ब्राउन दिखते हैं, पर जो वो फॉरेनर्स जो इंग्लैंड में रहते हैं दे आर टू वाइट बिकॉज उनमें मेलेनिन कंटेंट कम है। तो जब ये मेलेनिन कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा ना तो वो ब्लैक हो जाएगा। तो ये यूनिक टाइगर आपको सिमलीपाल में उड़ीसा में दिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसमें हम लोग कोई दूसरे टाइगर्स को नहीं लेकर आएंगे तो सारे ही मेलेनिस्टिक हो जाएंगे, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे मेंटेन होगी? इसीलिए इन ब्रीडिंग ना हो जाए और स्यूडो मेलेनिस्टिक टाइगर्स का नंबर ना बढ़ जाए, इसी के लिए एक टाइग्रेस जमुना को भेजा गया ताडोबा से सिमलीपाल, ठीक है। 2018 में भी सुंदरी को भेजा गया था सतकोशिया टाइगर रिजर्व। तो इस तरह के ट्रांसलोकेशन करते रहते हैं हम लोग, ठीक है। फ्यूचर में पहला मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी भी बनाने का सोच रहे सिमलीपाल में, तो याद रख लो सिमलीपाल वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट वी हैव SNT। देखो SNT में एनालॉग स्पेस मिशन पे हमने बात करी थी कि लद्दाख में हम लोग ना सेम मार्स के कंडीशन के जैसा ट्रेन करेंगे अपने साइंटिस्ट को, ठीक है, मार्स और मून की कंडीशन बनाकर। स्टेम सेल्स पे भी हमने बात की थी। मैंने आपको बताया था स्टेम सेल्स बहुत स्पेशल सेल्स होते हैं क्योंकि डिफरेंशिएट हो जाते हैं स्पेशलाइज सेल में और खुद को बाद में रिन्यू भी कर लेते हैं। स्टेम सेल्स के टाइप होते हैं, देखो यहाँ टोटी, प्लूरी, मल्टी, यूनी, ये समझाती हूँ मैं। टोटीपोटेंट वो स्टेम सेल होते हैं ना, वो 1 से 1000 तरह के सेल बना सकते हैं, हर तरह के सेल बना सकते। टोटी दैट इज टोटल,
ठीक है। टोटल पोटेंट, पोटेंट से पोटेंशियल, टोटल सेल्स बनाने के पोटेंशियल है, दैट इज टोटीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट मतलब मोर देन वन, ऑलमोस्ट सारे बना सकते हैं एक्सक्लूडिंग फीटल डेवलपमेंट। मल्टीपोटेंट वो होते हैं जिसमें लिमिटेड डिफरेंशिएशन है, कुछ बनाएंगे उससे ज्यादा नहीं बना पाएंगे। और यूनिपोटेंट जो सिर्फ एक ही चीज बना सके, उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उनको हम लोग यूनिपोटेंट बोल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से तो आपको टाइप्स पता चल गए। अब सबके ना एग्जाम्पल भी जानना बहुत जरूरी है, कई बार नहीं पता होता एग्जाम्पल। जैसे जो टोटीपोटेंट है उसका एग्जाम्पल हो गया जाइगोट। देखो जो हमारे सेक्स सेल्स मिलते हैं मेल के और फीमेल के, तभी तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है। ये जाइगोट बाद में पूरा हम लोग का ह्यूमन बना रहा है, हर सेल बना रहा है, तो जाइगोट इज योर टोटीपोटेंट, ठीक है। जाइगोट टोटीपोटेंट हो गया। प्लूरीपोटेंट में आपके हो गए इम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, जो इम्ब्रियो में होते हैं, वो बाद में हमारे बॉडी बना रहे हैं। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स में हो गया आपका आरबीसी, जो ब्लड वाले नहीं होते, इनको हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स, क्योंकि इनसे आरबीसी भी बनता है, मतलब जो हमारे ब्लड सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो सारे हमारे क्या है, अलग अलग स्टेम सेल्स। और जो यूनिपोटेंट है वो हो गया आपका जर्म सेल, ठीक है। जर्म सेल्स यानी जो सेक्स सेल्स हैं वो आपके यूनिपोटेंट हो गए। तो इसका एग्जाम्पल थोड़ा पता होना चाहिए ताकि चीजें ईजी रहे आपके लिए। नेक्स्ट, बेरियाट्रिक सर्जरी। हाँ, ये एंड्रॉइड पैकेज किट्स। देखो एंड्रॉइड जब भी आता है ना, फाइल आपके आपके लैपटॉप में या कहीं पे भी आएगा, तो एंड्रॉइड जो होता है दैट इज, थिकनेस ही कम हो गई, ये एपीके फाइल्स में आता है। नोटिस किया होगा, ये तो थिकनेस ही बढ़ गई, वेट अ मिनट, और कम हो जा भाई। हाँ चलो, एपीके फाइल्स में आता है। एपीके फाइल्स जो होती है ये आपका एक्सटेंशन है, किसी के भी पीछे डॉट एपीके लगा रहे तो समझ जाओ क्या है, ये ऐप है, ठीक है, एप्लीकेशन की एक्सटेंशन है। तो इतना ये सब कॉमन सेंस, ये तो हम देख भी लेंगे तो हो जाएगा, पर हम दे नहीं पाते ना इतना ध्यान। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि अगर ध्यान दो तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये एपीकेज ना आईओएस डिवाइसेस में नहीं इंस्टॉल हो सकते, जैसे आईफोन है ना, आईओएस डिवाइस है। बेरियाट्रिक सर्जरी, देखो हम लोगों को बहुत ऐसे बचपन में मजाक उड़ाते लोगों का कि भाई तू तो बहुत मोटा, लिपोसक्शन करा ले। और बेरियाट्रिक सर्जरी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं लिपोसक्शन वर्सेस बेरियाट्रिक सर्जरी में। लिपोसक्शन में क्या होता है, समबडी हु इज वेरी फैट, बहुत एक्सेस फैट है, 600 केजी के लोग हो जाते हैं, तब उनके बॉडी से फैट को रिमूव किया जाता है, दैट इज लिपिड फैट, एक ही चीज है, अभी इतना ही समझो। तो लिपोसक्शन, लिपिड निकाले, दैट इज लिपोसक्शन। बेरियाट्रिक में क्या करते हैं, जिसको गैस्ट्रेक्टोमी भी बोलते हैं, स्लीप बाईपास सर्जरी भी बोलते हैं, स्लीप बाईपास सर्जरी भी बोलते हैं, इसमें क्या किया जाता है ना, स्टमक को ही कट कर दिया जाता है। बेसिकली हम क्या करें, हम ऑल्टर कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, स्टमक में जितना साइज है ना उसको कट करके छोटा कर दिया जाता है। अब इसमें खाना ही नहीं अट पाएगा, यहाँ के बाद आपके पास स्टमक में मैसेज आएगा कि आई एम फुल। तो ये वैसे लोगों को जिनको डायबिटीज है, बहुत एक्सट्रीम हेल्थ कंडीशन है, उन पे किया जाता है, दैट इज नोन एज बैरियाट्रिक सर्जरी, या आप इसको गैस्ट्रिक स्लीप सर्जरी भी बोलते हैं, वर्टिकल गैस्ट्रेक्टोमी भी बोलते हैं। स्लीप एपनिया, देखो स्लीप एपनिया या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या होता है, कुछ लोगों की आदत होती है ना, वो रात को सोते हैं तो उनकी ना बहुत बार सांस रुकती है, ब्रीदिंग इंटरप्शंस होते हैं क्योंकि उनके एयरवे में ब्लॉकेज होता है। ये स्लीप एपनिया तो खुद में बहुत खतरनाक है। आपने बप्पी लहरी का नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस सिंगर थे, है ना, जो बहुत सारा गोल्ड चेन लेकर के घूमते थे गले में, बड़े फेमस थे। उनकी डेथ स्लीप एपनिया से ही हो गई। क्या होता है ना, इस कंडीशन में अगर किसी की इतनी इंटरप्टेड ब्रीदिंग पैटर्न होना, तो हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट डिजीज भी हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर भी, और अब तो डिमेंशिया से भी इसको लिंक किया जा रहा है, स्पेशली विमेन। अगर किसी को बहुत ज्यादा है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया तो उसको डिमेंशिया भी हो सकता है। इसकी एक कॉमन ट्रीटमेंट है सीपीएपी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। निकल, देखो इंडिया में बहुत ज्यादा निकल डिपॉजिट्स मिलेंगे आपको, उड़ीसा, झारखंड और कर्नाटका के रीजन में, और निकल का यूज तो आप सबको पता है। ओआरएस कब मिलता है, कोलेरा और डायरिया वाली सिचुएशन में, जब डिहाइड्रेशन हो जाती है तो ओआरएस देते हैं पीने के लिए। ओआरएस जो है वो रिहाइड्रेशन के लिए डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है, स्पेशली जिंक के साथ, ताकि डायरिया का ड्यूरेशन कम हो जाए, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो डेथ भी हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिश करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव विटामिन डी। तो देखो विटामिन डी इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका फैट सोल्यूबल और एक होता है आपका वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल होते हैं आपके ए डी ई के, और वाटर सोल्यूबल होते हैं आपके बी और सी टाइप्स ऑफ विटामिन। तो इसी में विटामिन डी इज फैट सोल्यूबल, फैट में सोल्यूबल हो जाता है। तो अगर किसी को विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी ना, तो उसका जो बोन्स होता है उसमें विटामिन डी होता है, तो उसके मस्कल, सेरेटल, इम्यून सिस्टम, नर्वस सबको अफेक्ट करेगा। यहाँ से याद रखो ए बी सी ए फोर रेटिनोपैथी। तो अगर कल को एग्जाम में आए
ABCA4 रेटिनोपैथी, तो वो क्या है, तो ये एक तरह का जीन का म्यूटेशन है, जीन में चेंज हो जाती है जिसकी वजह से विजन डैमेज हो जाता है, कई केसेस में लॉस भी हो जाता है। कैटरपिलर फंगस, साइंटिस्ट ने क्या देखा ना कि एक कैटरपिलर है जिसको तिब्बतन प्लेटू में मिलती है, उसके लार्वा के ऊपर एक फंगस मिला, उस फंगस के अंदर से कॉर्डाइसाइपिन कंपाउंड निकलता है जो कैंसर ट्रीटमेंट में प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दे रहा है, बेटर ट्रीटमेंट दे रहा है और साइड इफेक्ट्स भी कम है इसके। नेक्स्ट वी हैव टीटीपी। टीटीपी बोलते हैं थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्यूरप्यूरा। तो देखो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्यूरप्यूरा एक डिजीज है, ब्लड डिसऑर्डर है, इसमें ना ब्लड क्लॉट कर जाता है और प्लेटलेट्स के काउंट गिर जाते हैं, तो प्लाज्मा इन्फ्यूजन से इसको ठीक किया जा सकता है। देन स्नेक बाइट एनवेनोमेशन। स्नेक बाइट जब सांप काटता है ना और उसके अंदर जहर फैलता है उससे बहुत डेथ होती है, तो तमिलनाडु ने इसको एक नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर कर दिया, सांप काटने से जो वेनम फैलता है, और इसको एक हाई प्रायोरिटी की तरह मान सकते हैं क्योंकि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस जो है उसको WHO हाई प्रायोरिटी में मानता है। इसके हमने नेशनल एक्शन प्लान भी स्टार्ट किया है क्योंकि इंडिया में 50% ग्लोबल स्नेक बाइट के डेथ इंडिया में होते हैं और हम हाफ करना चाहते हैं स्नेक बाइट डेथ को बाय 2030। पिनाका रॉकेट सिस्टम के बारे में मैंने आपको पहले ही बोला था, इंडिया ना एक्सपोर्टर बनना चाहता है डिफेंस में, तो आर्मेनिया पहला ऐसा एक्सपोर्टर बना है हमारे इंडिया के पिनाका रॉकेट सिस्टम का। देन वी हैव लिग्नोसैट, ये वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट है, जापान ने लॉन्च किया, इसमें ये सारे वुड्स यूज होते हैं। नेक्स्ट वी हैव हेल्दी लॉन्गेविटी इनिशिएटिव, बस याद रखो वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है, नाम से तो ऑफ कोर्स क्लियर हो रहा है कि क्या है, लॉन्गेविटी बढ़ाएंगे। लॉन्गेविटी का मतलब क्या होता है, लाइफ की क्वालिटी और लाइफ का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, उसका सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया हम लोगों ने और ये एक वेरिएंट है निर्भय का, इसकी ऑपरेशनल रेंज 1000 किलोमीटर तक होगी और ये बिल्कुल सिमिलर है एक टोमाहॉक क्रूज मिसाइल है ना यूएस का, उससे। तो आपको यहाँ से ये भी पता चल गया टोमाहॉक यूएस का है और अपने इंडिया के निर्भय का एक वर्जन है। नेक्स्ट वी हैव इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा, रिसर्च और डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, फंडिंग करेगा, प्रमोट करेगा। ये 1969 में स्टैब्लिश हुई थी एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर काम करती है। यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटेना जिसको यूनिकॉर्न बोल रहे हैं, इंडिया और जापान मिलकर इसको डेवलप करेंगे और ये स्लेथ और ऑपरेशनल कैपेसिटी किसकी बढ़ाएगी, हमारे नेवी की, तो नेवी के लिए है ये यूनिकॉर्न, पहली चीज तो ये याद रख लो। क्या करेगी, रेडियो एंटेना बनाएगी। कौन दो कंट्रीज इन्वॉल्व है, इंडिया और जापान, इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। इसको को डेवलप किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और जापान ने, ये इंटीग्रेट करेगा मल्टीपल एंटेनास को एक में। देन वी हैव लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, ये जो है आपकी मार्क 5 पे काम करेगा और इसमें बहुत हाई कैपेसिटी होगी डिटेक्ट करने की, इंटरसेप्ट करने की लो फ्लाइंग ऑल्टीट्यूड के मिसाइल्स को। यहाँ से आपको ना सुपरसोनिक ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, ये चीज समझ में आनी बहुत जरूरी है। तो थोड़ा ना ये देख लेते हैं, देखो ये होता है मैक नंबर, ठीक है, मैक नंबर ऑब्जेक्ट की स्पीड और स्पीड ऑफ साउंड को डिवाइड करके बनता है, यानी कि साउंड का रिलेटेड है। इसी बेसिस पे सोनिक, नाम पे देखो सोनिक इज रिलेटेड टू साउंड, 3-4 तरह के डिवाइसेस बनते हैं, सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक वो हुआ जिसका मार्क नंबर 1 से ज्यादा है और हाइपरसोनिक वो हुआ जिसका मार्क नंबर 5 से भी ज्यादा है, और यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि एट मैक 5 और फास्टर, तब माइक हाइपरसोनिक में क्वालिफाई हो गया। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, हाइपर है, सुपर से भी ज्यादा है। जीसैट N2 सैटेलाइट अपने इंडिया का सैटेलाइट है जिसको हमने स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से भेजा, ठीक है, तो ये हमारा पहला इसरो का कोलैबोरेशन है स्पेस एक्स के साथ और ये का बैंड पे ऑपरेट करेगा, याद रखना। और ये कौन सी सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी एक क्लोज टैंक बेस्ड फिश फार्मिंग मेथड है जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज को यूज करेगा फिश की फार्मिंग करने में, इसमें वाटर पोल्यूशन भी कम होगा और फिश की ग्रोथ भी बनेगी। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर यूज कर रहे हैं। मीर कैट क्या है, तो ये एक हाई पावर्ड रेडियो टेलीस्कोप है साउथ अफ्रीका में, जो याद है आपको मैंने SKA के बारे में डिस्कस किया था, स्क्वायर किलोमीटर अरे प्रोजेक्ट, उसमें है कंट्रीब्यूट करेगा। एक कयानसुर फॉरेस्ट डिजीज है, अब याद रखो कयानसुर फॉरेस्ट डिजीज का दूसरा नाम मंकी फीवर भी है। ये होता कैसे है ना, एक टिक है, टिक एक काइंड ऑफ इंसेक्ट होता है जो कि वेक्टर है इस डिजीज का, ये एक वायरल डिजीज है, पहली चीज तो ये याद रखो। और ये सदर्न इंडिया में देखा जाता है, ये जूनोटिक डिजीज है, एनिमल से ह्यूमन में फैलता है, मंकी डिजीज है, पहले मंकी में होगा, मंकी के ऊपर टिक बैठेगा, वो टिक अगर ह्यूमन में हो जाएगा तो उसको ये कैंसर फॉरेस्ट डिजीज हो जाएगा। और ये जो है मंकीज इसमें सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं और वेस्टर्न घाट वाले रीजन में है ये।
फिर WHO, कभी भी कोई पैथोजन रिलेटेड सर्वेलांस नेटवर्क या कुछ भी दिखे ना, कोविड-19 ये वो, तो उसमें WHO ही मोस्टली करता है। तो WHO ने इंटरनेशनल पैथोजन सर्वेलेंस नेटवर्क एस्टैब्लिश किया ताकि ग्लोबल डिजीज डिटेक्शन कर सके। देखो एक है NDMA, दैट इज रैंटिडीन एंड नाइट्रोसोडियम मिथाइललामीन। ये रिसर्चर्स ने क्या देखा है कि ये एक कार्सिनोजेन है। देखो रैंटिडीन जो है ना वो बहुत लोग यूज करते हैं, ये एक एसिड रिड्यूसिंग ड्रग है, बहुत लोगों को एसिडिटी हो जाती है ना तो रैंटिडीन यूज करते हैं। इस रैंटिडीन में NDMA पाया गया। NDMA जो था ना वो एक कंटामिनेंट था जो इसमें कंटामिनेट कर रहा था, उसको खराब कर रहा था। ये कार्सिनोजेन है, मतलब कैंसर कॉजिंग टॉक्सिक है, ये लिवर डैमेज और कैंसर भी कर सकता है। तो ये कुछ दवाई है जैसे वैल्सट्रैन, लोसार्टान और रैंटिडीन, तो इनको कम करना पड़ेगा, नहीं तो कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा। एसिडिटी कम करने जा रहे हो, कैंसर ही हो गया। फिर है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, कैफे नॉर्म्स, इस पे हमने पहले भी बात की थी। ये फ्यूल एफिशिएंसी के नॉर्म्स है और इसको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रिलीज करेगी। उसके बाद है नेफेरोथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन जो है, नेफिथ्रोमाइसिन इंडिया का पहला इंडिजिनस एंटीबायोटिक है, तो हमने खुद ने बनाया एंटीबायोटिक। ये टैकल करने में मदद करेगा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसके बारे में मैंने डिटेल में आपको समझाया था। और अभी लोग कौन सा एंटीबायोटिक बहुत ही पसंद करते हैं? एजिथ्रोमाइसिन, इससे भी 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव है, प्लस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी कम करेगा, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इतना अच्छा काम किया हमने, इसको डेवलप किया गया है विद द सपोर्ट ऑफ बीराक, और ये डिजाइन किया गया है कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया डिजीज के लिए, ठीक है, निमोनिया हो जाता है ना कम्युनिटी एक्वायर्ड डिजीज से, उसके लिए। फिर है IL-35 प्रोटीन। IL-35 एक प्रोटीन है ना जो कि ऑटो इम्यून डिजीज को ट्रीट करने में मदद करेगी। इट्स अ बेसिकली साइटोकाइन है, ठीक है, ये भी मैं समझाऊंगी। IL-35 इम्यूनो रेगुलेटरी प्रोटीन है जो इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। देखो होता क्या है ना, डायबिटीज 2 तरह की होती है, जिनके भी घर में होगा उनको पता होगा, एक टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है। टाइप 1, ये डायबिटीज ढंग से लिख देती हूँ मैं, डायबिटीज, ठीक है, 2 तरह की होती है। हड़बड़ी में मैं ऐसे लिखती हूँ, बट माई हैंड राइटिंग इज नॉट दैट बैड, ठीक है, ये मत बोलना मैं कितनी गंदी हैंड राइटिंग लिखती हूँ। डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 है। टाइप 1 डायबिटीज ऑटो इम्यून है। इसमें क्या होता है ना, देखो होता क्यों है डायबिटीज, ये तो आप सबको पता होगा कि हमारे पास पैंक्रियाज नाम की लीफ जैसे दिखने वाली ऑर्गन होती है बॉडी में। इस पैंक्रियाज के अंदर अलग अलग सेल्स होते हैं, इसमें एक बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस होता है। बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस जो है वो क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारा ब्लड शुगर मेंटेन करता है, ठीक है, ब्लड का शुगर मेंटेन करता है। अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन बनना ही बंद हो जाए, बीटा सेल से कुछ निकले ही नहीं, तो हमारे लेवल में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएंगे, और ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से बहुत सारी बीमारियां होती है, और ये लेवल बहुत हाइटेंड बहुत टाइम तक रहता है ना, तो उस इंसान को हो जाती है एक बीमारी जिसको डायबिटीज बोलते हैं, ठीक है, बहुत हाई ब्लड शुगर। तो इंसुलिन ही उसको मेंटेन करके रखता है। जब किसी को टाइप 1 डायबिटीज होता है ना, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी खुद ही बीटा सेल्स को मारना शुरू कर देती है, ठीक है, बीटा सेल्स को खत्म करने लगती है। तो अब ये जो आपका नया IL-35 प्रोटीन है, ये क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा इम्यून सिस्टम के रेगुलेशन को, और एक इम्यूनो रेगुलेटरी प्रोटीन की तरह काम करेगा। और ये जो हमारा इम्यून सेल अटैक करता है ना बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस को, जो टाइप 1 डिजीज हो, उसको कम करेगा। और अगर बीटा सेल्स नहीं मरेंगे तो हमारी इंसुलिन भी निकलती रहेगी और इंसान को होगा नहीं। कुछ लोग जिनको ये जो टाइप 1 है ना, इसको डायबिटीज मिलाइटस भी बोलते हैं। तो डायबिटीज मिलाइटस में ना इंसुलिन लेना पड़ जाता है लोगों को, क्योंकि इंसुलिन ही खत्म हो जाती है, पूरी जिंदगी इंसुलिन थेरेपी पे रहते हैं, इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। तो उसको कम करने में IL-35 बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है हमारी, ठीक है। निसार सेंटाइलाइट पे हमने पहले भी बात की थी, इट्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन नासा एंड इसरो, इसलिए दोनों के नाम में N और IS है, ठीक है। ये एक रडार है। ग्लूटेन जो है ना आपको वीट, बार्ली और राई में दिखेगा। ये ना सीलियाक डिजीज कॉज करता है कुछ लोगों के अंदर। कुछ लोग ना ग्लूटेन को पचा नहीं पाते। ग्लूटेन बहुत काम आता है, क्यों? क्योंकि जो आप बेक्ड गुड केक वेक बनाते हो ना, उसमें अगर ग्लूटेन नहीं हुआ ना तो केक नहीं बन पाएगा। कुछ लोगों के अंदर एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऑटो इम्यून का मतलब हमारी इम्यूनिटी खुद ही हमारे बॉडी को मारने लग जाए, दैट इज ऑटो इम्यून, सिंपल भाषा में। तो हमारी बॉडी कई बार क्या होती है ना, ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है। तो सीलियाक डिजीज भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें क्या होता है, ये ग्लूटेन खाने से बढ़ती है बीमारी। इसमें सीवियर डाइजेस्टिव इशू हो जाता है, इसलिए उस इंसान को ग्लूटेन फ्री खाना खाना पड़ेगा, और कोई ट्रीटमेंट नहीं है सीलियाक डिजीज का। तो चलो अभी यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में वील कंटिन्यू। देखो फिर से IL-35 के बारे में ही बात कर रहे हैं हम लोग, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में और फिर खत्म कर देंगे, ज्यादा कुछ है नहीं हमारे पास। तो चलो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।